Hey everyone, this is CA Rupal Jain making taxation easy for you और आज है हमारा डे 45 पार्ट 2 ऑफ TDS, TCS एंड एडवांस टैक्स। ठीक है, तो पार्ट 1 में क्या पढ़ा था अपन लोगों ने? तो पार्ट 1 में अपन लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? बेसिक्स ऑफ TDS, TCS एंड एडवांस टैक्स। ठीक है, कि एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस एकदम बेसिक से क्या होता है, एकदम बेसिक से अगर मैं किसी स्टूडेंट को पढ़ाऊं तो एडवांस टैक्स, टीडीएस और टीसीएस क्या होता है, ये पार्ट 1 में कवर हुआ है। प्लस ऑल दी टीडीएस सेक्शंस जो है वो क्या हुए हैं, डिस्कस हुए हैं। कहां पर हुए हैं? तो वो हुए आपके पार्ट 1। ठीक है, तो अगर मैं चार्ट बुक देखूं ना सर, तो मैं चार्ट बुक की तरफ देख रही हूँ यहाँ पर। ये जो है वो हमारा क्या है, पेज नंबर 1 है, जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा छूटा है, दैट इज अभी ट्रिक टू लर्न टीडीएस टीसीएस, अब इससे स्टार्ट करेंगे। और ये फिर आपका टीडीएस टीसीएस के बीच में डिफरेंस क्या है और जितने भी प्रोविजंस है, अलग प्रोसीजरल जो प्रोविजंस है वो यहाँ पर देखे जाएंगे। एंड देन यहाँ से अपन लोगों ने देखा है क्या, कि पूरे टीडीएस टीडीएस सेक्शन जो है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अभी अपन लोगों ने क्या कर लिया है, तो बेसिक कर लिया है और टीडीएस जो है वो याद कर लिया है। तो ये वीडियो देखने से पहले आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए और टीडीएस टीसीएस जो है वो याद होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद अभी हम लोगों सारे सेक्शंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे सेक्शंस देखने के लिए हमारे पास लास्ट अपन लोगों ने बनाया था जो ये ये जो है वो अपन एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है ये? तो ये आपका लिस्ट ऑफ टीडीएस टीसीएस सेक्शन। ठीक है, सेक्शन 192 जो है वो क्या है, सैलरी। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194 इज डिविडेंड। ये तीनों को याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आगे कोई अल्फाबेट नहीं है। ठीक है, तो 192 क्या है, सैलरी। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194 इज व्हाट योर डिविडेंड। फिर 194 ए, दैट इज 193 से अलग वाला इंटरेस्ट। तो ए मतलब क्या है, अलग इंटरेस्ट। तो 193 में सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी को जो छोड़ के वाला इंटरेस्ट है वो किस में आ जाएगा, 194 ए में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, एफडी इंटरेस्ट, आरडी इंटरेस्ट और फिर क्या बोलते हैं, कोई डिपॉजिट है उस पर इंटरेस्ट, ये सारे इंटरेस्ट जो है वो इसमें आते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, दैट इज 193। फिर 194 बी, बी इज फॉर व्हाट, बेटिंग, विनिंग। इसका मतलब क्या है कि आपकी विनिंग हो रही लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग से। फिर 194 डबल बी मतलब बिग बेटिंग। बिग बेटिंग किसकी बेटा, हॉर्स रेस की, हॉर्स रेस मतलब बड़ा बेट लगा हुआ है। उसके बाद 194 बी ए, बी ए क्या है आपका, बेटिंग ऐप। तो बेटिंग ऐप मतलब कि ऑनलाइन गेम, आप जो ऑनलाइन गेम से पैसा कमा रहे हो उस पर टीडीएस कहाँ कटेगा, 194 बी ए में कटेगा। ठीक है, अब 194 सी, सी मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर आप किसी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए। मैम कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट में ना एक वर्ड है क्या, वर्क। तो वर्क को ना डिफाइन किया गया है कि अगर आप किसी के लिए वर्क कर रहे हो तो बिल्कुल उस कॉन्ट्रैक्ट पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, अब पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग लेबर सप्लाई, कि लेबर सप्लाई भी अगर करो तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, 194 सी में आएगा। फिर 194 डी, डी मतलब दलाल, दलाल किसका, इंश्योरेंस का, तो इंश्योरेंस का जो दलाल है उसका टीडीएस। फिर 194 डी ए, डेट आफ्टर मेच्योरिटी, दैट इज व्हाट, मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उस पर भी टीडीएस है। देन इट इज 194 ई, दैट इज एंटरटेनर पेमेंट। ठीक है, ये जो एंटरटेनर है, जो हमको एंटरटेन कर रहा है, उसका पेमेंट। तो एनआर स्पोर्ट्स पर्सन, एनआर स्पोर्ट्स एसोसिएशन और एनआर एंटरटेनर। ठीक है, तो अगर मैं एनआर स्पोर्ट्स पर्सन इंडिया में आ रहा है, एनआर स्पोर्ट्स एसोसिएशन इंडिया में आ रहा है, एनआर एंटरटेनर इंडिया में आ रहा है, तो उसका टीडीएस है, ई मतलब एंटरटेनर। फिर है 194 जी, जी मतलब व्हाट, योर गैम्बलिंग कमीशन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या है, गैम्बलिंग कमीशन किसका है, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी। तो लॉटरी क्या है बेटा, गैम्बलिंग है, तो उसका टीडीएस। फिर 194 एच, एच मतलब रिलेट किया हाई कमीशन ऑफ ब्रोकरेज। अब हाई कमीशन ऐसा कुछ वर्ड नहीं, कमीशन ऑफ ब्रोकरेज ही है सेक्शन तो, बट एच से रिलेट करना था इसलिए हाई कमीशन एंड ब्रोकरेज रख दिया, बट टीडीएस 20,000 से ऊपर में है। फिर 194 आई, आई मतलब इनकम फ्रॉम रेंट ऑफ लैंड एंड मशीनरी, फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग।
प्लांट एंड मशीनरी में 2% है, फर्नीचर लैंड बिल्डिंग पे 10% है। 194 आई ए इमूवेबल एसेट का सेल, कि अगर आप ट्रांसफर करते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो यहाँ पर आ जाएगा। 194 आई बी दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी का भाड़ा, ये इमूवेबल एसेट का भाड़ा, तो रेंट कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी को तो उसका टीडीएस है। 194 जे, जे इज फॉर जॉब, अब यहाँ पर रिलेट किया है प्रोफेशनल सर्विस, टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी, डायरेक्टर फीस, तो आ जाएगा जे में। 194 के इसको कैपिटल इनकम लिखा हुआ है, बट अगर कैपिटल को मैं कहाँ लगाती हूँ, म्यूचुअल फंड में डाल के इनकम कमाती हूँ यूनिट से, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। 194 एल ए लैंड एंड बिल्डिंग का एक्विजिशन, ठीक है, तो लैंड और बिल्डिंग का जो एक्विजिशन है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर किस एक्विजिशन कैसा बेटा, कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, तो यहाँ पर टीडीएस उसका आएगा। फिर 194 एम, तो 194 एम में किसका है, इट इज मिक्स ऑफ 194 सी प्लस जे प्लस एच, तो ना अगर सी में नहीं कट रहा है, जे में नहीं कट रहा है और एच में नहीं कट रहा है और तीनों का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिला के 50 लाख से ज्यादा है तो 194 एम में टीडीएस कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि सी और जे में ना पर्सनल पर्पस पे नहीं कटता, तो अगर सी और जे में पर्सनल पर्पस पे नहीं कट रहा है तो भी यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। तो एम इज व्हाट, मिक्स ऑफ 194 सी जे एंड एच। उसके बाद 194 एन, एन इज फॉर व्हाट, नोट विड्रॉल, तो कैश विड्रॉल ओवर 1 करोड़ तो 2% है उसमें। 194 पी, पी इज फॉर पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम, तो ये टीडीएस है फॉर सीनियर सिटीजन 75 ईयर्स और अबव, 75 ईयर्स और अबव। फिर 194 क्यू, क्या है, क्वांटिटी परचेस, तो क्वांटिटी परचेस ओवर 50 लाख, परचेस ऑफ गुड्स ऑफ मोर देन 50 लाख। फिर 194 आर, आर इज रिलैक्स इन थाईलैंड और बेनिफिट प्रोवाइडेड इन बिजनेस, ठीक है। फिर 194 टी, टी इज फॉर टैक्सेबल रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, तो टी इज फॉर टैक्सेबल रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, तो जहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर को पेमेंट करे रेम्यूनरेशन का, तो रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, बोनस और कमीशन, तो आ जाएगा 194, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इतने सारे सेक्शंस जो है वो दिए हुए हैं, मतलब ये जो सेक्शंस है उसके रेट डिस्कस किए। 192 सैलरी, सैलरी में किस पे करता है, एवरेज रेट पे करता है। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट पे 10% है। 194 डिविडेंड, डिविडेंड पे 10% है। 194 ए, तो 194 ए इज फॉर इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 193 से अलग वाला इंटरेस्ट 10%। 194 बी, बी इज फॉर बेटिंग 30% टीडीएस। 194 डबल बी, बिग बेटिंग हॉर्स रेस वाला 30%। 194 बी ए, बी ए इज फॉर बेटिंग ऐप दैट इज ऑनलाइन गेम पे 30%। 194 सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर पे जो है वो इंडिविजुअल एचयूएफ है, ठीक है, जिसका टीडीएस कट रहा है वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, जिस और अगर वो अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो फिर 2%। 194 डी, डी इज फॉर दलाल, 2% फॉर 2% नॉर्मली और 10% फॉर डोमेस्टिक कंपनी। 194 डी ए, डेट आफ्टर मेच्योरिटी, ठीक है, तो वो लाइफ मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उस पर 2% है। उसके बाद 194 जी, जी इज फॉर गैम्बलिंग कमीशन, उस पे कितना है 2%। 194 एच, एच इज फॉर क्या बोलते हैं हाई कमीशन एंड ब्रोकरेज 2%। 194 आई, इनकम फ्रॉम रेंट, तो 2% और 10%, 2% इन केस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और यहाँ पर लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर पे 10%। 194 आई ए, इमूवेबल एसेट का सेल 1%। 194 आई बी दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी का भाड़ा, बी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी का भाड़ा 2%। 194 जे इस 10%, जे मतलब जॉब। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एफपीएस रॉयल्टी, डायरेक्टर फीस एंड डायरेक्टर सिटिंग फीस, रॉयल्टी एंड एफपीएस डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, रॉयल्टी, और कौन आता है इसमें, नॉन कम्पिटिंग फीस, ठीक है, नॉन कम्पिटिंग फीस जो है वो यहाँ पर कवर हो जाती है। उसके बाद 194 के, कैपिटल इनकम दैट इज म्यूचुअल फंड में यूनिट्स में इनकम हो रही 10%। एल ए, लैंड एंड बिल्डिंग का कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट 194 एम, मिक्स ऑफ सी जे एंड एच 194 एन दैट इज नोट विड्रॉल। पी फॉर पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम 194 आर, आर इज फॉर रिलैक्स इन थाईलैंड एंड टी फॉर टैक्सेबल रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। 194 क्यू, क्वांटिटी परचेज पे 0.1। आई होप आई एम क्लियर। ये बार बार मैं आपको ये इसलिए याद करा रही हूँ क्योंकि अगर अभी याद हो जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी रहेगा, अगर अभी याद नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना जो वो डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो एक बार अभी आप लोगों ने यहाँ से किया, एक बार अभी यहाँ से कर लिया, उसके बाद
अभी अपन पढ़ लेते हैं क्या, टीसीएस। तो कम टू योर चार्ट बुक एंड कम टू द लास्ट पेज ऑफ टीडीएस टीसीएस, दैट इज टीसीएस। ठीक है, अब हमने जो है यहाँ पे टीसीएस में कोशिश की है कि बिल्कुल जो टीसीएस है वो एक पेज में कंपाइल हो जाए। ठीक है, अब टीसीएस के अंदर जो ज्यादा सेक्शंस नहीं है, सबसे पहला जो सेक्शन है वो क्या है, 206C सबसेक्शन 1। तो बेटा सबसेक्शन 1 ही जो है वो आपका क्या बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करता है ये वाले ट्रांजैक्शन को। और 206C किसका सेक्शन है, तो 206C टीसीएस का सेक्शन है। तो यहाँ पर अपन ऐड कर सकते हैं सेक्शन 206C। 206C पूरे टीसीएस के जितने भी सेक्शंस है वो किस पे, 206C में है। अब 1 2 3 4 जो है वो इसमें हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है आपका, सेल ऑफ गुड्स। तो सेल ऑफ गुड्स में टीसीएस एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहला क्या है, अगर तेंदु लिव्स, ठीक है, तेंदु लिव्स मतलब बीड़ी पत्ता। तो बीड़ी पत्ता अगर क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि बीड़ी पत्ता बिक रहा है तो उस पर क्या लगेगा, टीसीएस लगेगा। एक सेकेंड, हाँ, बीड़ी पत्ता। दूसरा है टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो वही जो बड़े बड़े वुड्स नहीं होते, बड़ी बड़ी लकड़ियां होती, दैट इज योर टिम्बर। नेक्स्ट है एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो यहाँ बीड़ी हो गया, दारू हो गया, सब में टीसीएस लगा रही सरकार। ठीक है, तो तेंदु लीव्स, टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्क्रैप एंड कोल, लिग्नाइट एंड आयरन ओर। ठीक है, क्या बोलता है ये सेल ऑफ गुड्स के केस में, कि सेल ऑफ गुड्स किसका किसका हो रहा है, तेंदु लीव्स का हो रहा है सर, टिम्बर या अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का हो रहा है, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है, स्क्रैप और कोल, लिग्नाइट और आयरन ओर। तो ये सारे केस में क्या लगेगा, टीसीएस लगेगा। अब तेंदु लिव्स पे कितना है, 5%, टिम्बर पे कितना है, 2%, एल्कोहलिक लिकर पे 1%, स्क्रैप में 1%, अदर मिनरल्स में भी 1%। तो 5% सबसे ज्यादा किस में, सबसे ज्यादा है बेटा बीड़ी पत्ते में। उसके बाद नेक्स्ट किस पे, नेक्स्ट टिम्बर पे, ठीक है, और उसके बाद फिर सब में 1%, 5%, 2%, 1%। अब कलेक्टर, कलेक्ट कौन करेगा, तो सबसे पहले अपन बोलते हैं कि इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर बिजनेस का अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, प्रोफेशन का अगर 50 लाख से ज्यादा है, और अगर वो अदर है तो उसके केस में है कंपलसरी। तो अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो पिछले साल का टर्नओवर अगर 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा है, अगर वो अदर है मतलब कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म, तो फिर वो मैंडेटरी है। ठीक है, अब किसका टीसीएस डिडक्ट करना है, तो आपको हर किसी का डिडक्ट करना है एक्सेप्ट व्हेन इट इज यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन। ये सारे प्रोडक्ट्स पर्सनल कंजम्पशन में यूज होंगे, नहीं करना है। पीएसयू अगर खरीद रहा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो नहीं करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, कॉन्सुलेट, लिगेशन, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन कंट्री। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो पर्सनल कंजम्पशन, पीएसयू क्या है, अल्टीमेटली स्टेट का, जिसमें क्या बोलते हैं सरकार का मेजर स्टेक होता है, तो वही तो होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये भी है, सरकारी आइटम ही है। और तीसरा क्या है आपका, पूरे सरकार के आइटम, सरकारी आइटम मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, एम्बेसीज है, हाई कमीशन है, कॉन्सुलेट है, लीगेशन है, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है। तो जितने भी आपके लोग हैं इनका इनका टीसीएस नहीं काटना। तो एनी पर्सन अदर देन पर्सनल कंजम्पशन पे नहीं काटना, पीएसयू में नहीं काटना, दूसरा तीसरा जो सरकारी आइटम्स पे नहीं काटना है। ठीक है, और आपका यहाँ पे कितना है, 3% है, 5%, 2% और 1%। अब एडिशनल नोट जो है वो क्या बोलता है, एडिशनल नोट आपका बोलता है सर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन सेज टीसीएस नॉट एप्लीकेबल इफ गुड्स आर यूज्ड फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा अगर गुड्स यूज किए जा रहे हैं फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, जनरेशन ऑफ पावर बिकॉज ऑफ, अच्छा ये जो है ना वो नीचे होना था, हाँ। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जो आपका क्या बोलते हैं टीसीएस, ये सारे प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस में यूज हो रहे हैं, तो क्या सरकार बोलेगी टीसीएस काटो, नहीं, क्योंकि सरकार मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहती है, इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस को प्रमोट करना चाहती है। तो अगर आप इन गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहे हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो उस केस में टीसीएस नहीं है। दूसरा, स्क्रैप का मतलब क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग का वेस्ट है ना उसको स्क्रैप बोलते हैं, कि जो यूजेबल नहीं है क्योंकि उसका कटिंग हो गया, मतलब वियर टियर ब्रेकेज आधा अधूरा हो गया, तो वापस से यूज नहीं हो सकता। तो मैन्युफैक्चरिंग का जो वेस्ट है स्क्रैप है, उसको स्क्रैप बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट, टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू, बायर्स लास्ट ईयर टर्नओवर इज मोर देन 10 करोड़। मतलब अगर बायर का मोस्ट लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो फिर क्या लगेगा, 194 क्यू लगेगा। ठीक है, तो क्या लगेगा, 194 क्यू लगेगा, फिर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा।
तो यहाँ सबसे पहला सेक्शन किसका है, तो सबसे पहला आपका बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स। क्या क्या सेल कर रहे हो भाई, अगर आप ये 5 चीजें सेल करते हो तो आपके ऊपर टीसीएस लग जाएगा। मतलब सेल में जो 5 आइटम्स है वो 5 आइटम्स है सब सेक्शन 1 के अंदर। तेंदू लिव्स, टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्क्रैप, लिग्नाइटर, आयरन। तेंदू में 5% है, टिम्बर में 2%, बाकी सब में 1-1% है। अब किसको कलेक्ट करना है, तो अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ तो उसको पिछले साल का टर्नओवर देखना पड़ेगा, 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा है। अगर वो कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या अदर्स है तो फिर उसको काटना पड़ेगा। किसका नहीं कट सकता, तो सबका कट सकता है एक्सेप्ट पर्सनल कंजम्पशन नहीं कटता, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में नहीं कटता, और तीसरा सरकारी आइटम, सरकारी ऑफिस, सरकारी लोग में नहीं कटता। ठीक है, उसके बाद है आपका एडिशनल नोट। एडिशनल नोट क्या बोलता है, टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा अगर ये सारे जो 5 गुड्स है वो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहे हैं या तो फिर आप पावर जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हो। स्क्रैप का मतलब क्या होता है, स्क्रैप का मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट है उसको स्क्रैप बोलते हैं। और तीसरा क्या बोलता है कि अगर टीडीएस 194 क्यू में लग रहा है, तो अगर बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होगा तभी तो उसको डिडक्ट करना है। ठीक है, तो फिर अगर उसका 194 क्यू एप्लीकेबल है तो फिर 206 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, दिस इज योर 1। फिर है 1C। सी का मतलब क्या है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट। तो 206C सबसेक्शन 1C। तो अगर आप क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, लीजिंग और लाइसेंसिंग, लीज और लाइसेंस कर रहे हो ऑफ पार्किंग लॉट। ठीक है, पार्किंग अब कहीं की भी हो सकती है, मॉल के नीचे की हो सकती है, कहीं गोडाउन की हो सकती है, कहीं और की। तो पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, ठीक है, रोड में जो बनाते हैं फिर टोल प्लाजा कलेक्ट करते हैं। और तीसरा माइन एंड क्वेरी। तो तीनों के लिए आपको लीज और लाइसेंसिंग लगता है। पार्किंग लॉट के लिए लीज लगती है, टोल प्लाजा के लिए लगती है, और तीसरा आपका माइनर क्वेरी, कितना गड्ढा खोदना है, कहाँ तक खोद सकते हो, फिर वापस आपको रीबरी करके इतने साल तक कुछ कुछ करना पड़ता है, तो वैसा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं लीजिंग और लाइसेंसिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, पार्किंग लॉट का, टोल प्लाजा का, फिर माइनर क्वेरी का। तो टीसीएस का रेट कितना हो जाएगा, 2%। ऊपर में 3 रेट थे, 5, 2, 1, बट यहाँ पर कितना है, 1%। ठीक है, डायरेक्ट 1%। कलेक्टर जो कलेक्ट करेगा सेम ऊपर जैसा है। किसका कलेक्ट नहीं करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट में ना सबका कलेक्ट होगा, बस पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को छोड़ के सबका टीसीएस लगेगा सेकंड वाले। एक्सेप्शन क्या बोलता है, टीसीएस नॉट एप्लीकेबल ऑन माइनिंग एंड क्वेरिंग ऑफ मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर कि माइन और क्वेरी, तो माइन और क्वेरी क्या बोलते हैं, माइनिंग और क्वेरिंग किसकी, तो माइनिंग और क्वेरिंग मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, इस पर टीसीएस नहीं है। माइन और क्वेरिंग ऑफ मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, इस पे टीसीएस नहीं है। तो वही बोल रहा है 1C में सब पे लगेगा, बट आपको माइनिंग और क्वेरी अगर मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की करो तो फिर नहीं लगेगा। फिर 1C, सॉरी 1C हो गया। फिर 1F, एफ इस पर हमने रखा है क्या, फॉर्च्यूनर। मैम फॉर्च्यूनर क्यों रखा, क्योंकि जो सेक्शन है वो क्या है, बोलती है कि सेल ऑफ मोटर व्हीकल मोर देन 10 लाख। अब हम लोग को मोटर व्हीकल चाहिए थी जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि उसके पे टीसीएस लग रहा है। क्या 10 लाख से कम पे टीडीएस लगेगा, टीसीएस लगेगा, नहीं। क्या 10 लाख पे टीसीएस है, नहीं। तो अगर ऐसी कोई मोटर व्हीकल मोर देन 10 लाख, तो 1F इज फॉर फॉर्च्यूनर। ठीक है, एफ इज फॉर फॉर्च्यूनर। अब 1% का टीसीएस है, किसका नहीं काटना है, तो पीएसयू का नहीं काटना, सरकारी आइटम, लोकल अथॉरिटी का नहीं काटना है। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड, तो 10 लाख इज फॉर इंडिविजुअल परचेज, नॉट फॉर एग्रीगेट परचेज इन अ ईयर। तो ये 10 लाख जो है ना वो इंडिविजुअल परचेज में, आपको एग्रीगेट परचेज में नहीं देखना है। दूसरी चीज ये है कि ये जो रिटेल लेवल का सेल होता है बस उसी में एप्लीकेबल होती है। मैन्युफैक्चरिंग लेवल, होलसेल लेटर, डिस्ट्रीब्यूशन का जो लेवल होता है उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, टीसीएस सिर्फ और सिर्फ रिटेल सेल में एप्लीकेबल होता है। और इसके ऊपर जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1F इज फॉर व्हाट, फॉर्च्यूनर। तो सेल ऑफ मोटर व्हीकल 10 मोटर व्हीकल वैल्यू 10 लाख से ऊपर। ठीक है, 1%। अब 206 सेक्शन 1, एनी पर्सन अदर देन पीएसयू कैरी पैसेंजर, कि पीएसयू जो पैसेंजर कैरी कर रहे हैं, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन एक्सेट्रा। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल 10 लाख इज फॉर इंडिविजुअल परचेज, इज नॉट फॉर एग्रीगेट परचेज ऑफ द ईयर। 10 लाख जो वो क्या है, इंडिविजुअल परचेज के लिए, एग्रीगेट परचेज के लिए नहीं है। रिटेल सेल्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर 1G, तो जी जो है पहला क्या बोल रहा है, फॉरेन रेमिटेंस ऑफ मोर देन 10 लाख रुपीज अंडर एलआरएस स्कीम ऑफ आरबीआई। व्हाट इज एलआरएस, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ आरबीआई, कि आप जो है कितना पैसा जो है वो बिना रेस्ट्रिक्शन के फॉरेन भेज सकते हो। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई है जिसमें आप अपने रिलेटिव्स को, अपने बच्चों को कितना पैसा जो है वो इंडिया के बाहर भेज सकते हो। ठीक है, क्या बोलता है कि फॉरेन रेमिटेंस ऑफ मोर देन 10 लाख अंडर एलआरएस स्कीम ऑफ आरबीआई।
तो इंडिया के बाहर भेजना है और जी से चाहिए था, तो हमने क्या रखा है, जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी यहाँ पर है, फॉरेन रेमिटेंस ऑफ मनी मोर देन 10 लाख अंडर एलआरएस स्कीम ऑफ आरबीआई। ठीक है, और सेकंड जो है इसके अंदर जी के अंदर दो है, फॉर एग्जांपल मान लो ए और बी, तो बी आपका सेल ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज, तो ओवरसीज टूर पैकेज को हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है क्या, ओटीपी। अब ओवरसीज टूर पैकेज का मतलब क्या होता है मैम, ओवरसीज टूर पैकेज का मतलब होता है कि फ्लाइट टिकट प्लस वहां रहना खाना घूमना फिरना, उसको बोलते हैं, सब मिला के जो पैकेज लेते हैं उसको बोलते हैं ओवरसीज टूर पैकेज। ठीक है, अब किसको कलेक्ट करना है, किसको कलेक्ट करना है, तो यहाँ पर ऑथराइज्ड डीलर जो आपका पैसा भिजवा रहा है उसको, और यहाँ पर सेलर ऑफ ओटीपी, क्योंकि आपने पैकेज खरीदा है तो वो सेलर आपसे कलेक्ट करेगा। पहले वाला जो केस क्या बोल रहा है कि आप पैसा भेज दो, पैसा ऐसा लिखा नहीं किसके लिए भेजना है, तो आप हो सकता है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भेज रहे हो, या फिर फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स जो इंडिया के बाहर है तब उनको मेंटेन करने के लिए भेज रहे हो, या आपको इन्वेस्ट करना है भेज रहे हो, तो ये कोई भी रीजन से अगर आप पैसा बाहर भेज रहे हो तो उसका टीसीएस है, और यहाँ पर आप खुद घूमने जा रहे हो तो उसका टीसीएस है। ठीक है, तो पहले वाला क्या है आपका फॉरेन रेमिटेंस अंडर एलआरएस स्कीम ऑफ आरबीआई, और दूसरा है सेल ऑफ ओटीपी। अब किसका नहीं काटना है, नो टीसीएस इफ बायर टीडीएस डिडक्टेड अंडर एनी सेक्शन, अगर टीडीएस किसी सेक्शन में कटा हुआ है, ठीक है, तो उसको आपको कोई टीसीएस नहीं काटना है, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्बेसी हाई कमीशन ये सब लोगों का नहीं काटना है। ठीक है, अब ओटीपी का मतलब क्या है ये तो पता ही है, इंटरनेशनल ट्रैवल टिकट होटल स्टे बोर्डिंग लॉजिंग अदर सिमिलर एक्सपेंडिचर, डबल डिडक्शन नॉट अलाउड, टीसीएस shall not be collected by authorized person if already collected by dealer, क्या टीसीएस शेल नॉट बी कलेक्टेड बाय ऑथराइज्ड पर्सन, अगर डीलर ने कलेक्ट कर लिया है तो ऑथराइज्ड पर्सन जो है वो कलेक्ट नहीं करेगा। अब सरकार ने क्या किया है, एक नोट निकाला है, सरकार को हुई प्रॉब्लम, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी को हुई प्रॉब्लम, किस चीज की प्रॉब्लम हो गई कि भाई 10 लाख से ऊपर टीसीएस लगा रहे हैं, बट महंगी गाड़ी के अलावा लोगों के और भी महंगे शौक है जिसमें वो 10-10 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा कर देते हैं, सिर्फ एक कार ही थोड़ी ना जिसमें लोग 10 लाख से ज्यादा खर्चा करते हैं। तो जो ये 1F हमारी फॉर्चूनर वाली सेक्शन थी ना, इसमें कुछ इंक्लूजन दिया, क्या इंक्लूजन दिया, तो इंक्लूजन दिया कि अगर आप 10 लाख से ऊपर कोई भी ये वैल्यू का आइटम खरीदते हो तो भी टीसीएस लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, रिस्ट वॉच घड़ी, आर्ट पीस एंटिक पेंटिंग स्कल्पचर्स, collectibles such as coin or stamp, yacht, rowing boat, canoe, helicopter, pair of sunglasses, a bag such as handbag or purse, a pair of shoes, a sportswear equipment such as gold feet, skywear, home theater system, a horse for horse racing, horse race club और horse for polo। तो ये सारे क्या है, बड़े लोगों के शौक है, तो इन बड़े लोगों के शौक पे भी टीसीएस लगाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप लोगों ने एक चीज मिस कर दी, क्या कि 201G जर्मनी, ठीक है, तो जर्मनी या तो पैसा भेजो तो खुद जाओ, टीसीएस तो देना पड़ेगा, तो क्या टीसीएस है, अगर मैं फॉरेन रेमिटेंस कर रही हूँ अंडर एलआरएस स्कीम ऑफ आरबीआई, मतलब कि एलआरएस स्कीम के अंदर फॉरेन रेमिटेंस कर रही हूँ, ठीक है, तो उस केस में क्या, तो उस केस में रेमिटेंस अप टू 10 लाख है तो नो टीसीएस। ठीक है, और इसमें रेमिटेंस कर लो, हाँ, रेमिटेंस अप टू 10 लाख है तो नो टीसीएस, रेमिटेंस मोर देन 10 लाख, बट अगर आप एजुकेशन लोन लेके रेमिट कर रहे हो तो टीसीएस नील है, बट अगर आप एजुकेशन और मेडिकल पर्पस के लिए अपना खुद के जेब से पैसा दे रहे हो तो 10 लाख के ऊपर कितना लगेगा, 5%, और अदर पर्पस के केस में आपको लगेगा कितना, 20%, 10 लाख से ऊपर। अब सेलर ऑफ ओटीपी अप टू 10 लाख मोर देन 10 लाख, अगर यहाँ पर 1 रुपए का भी क्या है वो लिमिट, मतलब कोई थ्रेश होल्ड नहीं है, अप टू 10 लाख कितना है 5%, और मोर देन 10 लाख कितना है 20%। ठीक है, दिस इज योर ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, और दिस वाज योर फॉरेन रेमिटेंस अंडर एलआरएस स्कीम ऑफ आरबीआई। सो दिस इज बेटा व्हाट आर टीसीएस इज, कि ये जो है ना टीसीएस खत्म कर देता है, बस मैम इतना ही टीसीएस है, हाँ बस इतना ही टीसीएस है, इतना ही आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो अगर टीसीएस को एकदम शॉर्ट में देखना है तो कैसे देख सकते हैं, ये वाला पेज है ना सर, ये वाले पेज की जो साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 206C सब सेक्शन 1, यहाँ पर बोलता है कि अगर टीसीएस ऑन तेंदू लिव्स, टिम्बर, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्क्रैप और लिग्नाइट, आयरन और मिनरल्स, तो उसमें क्या 5%, 2%, 1%, और यहाँ पर आपके नाम जो है वो, ये जो है वो क्या है जनरल सेक्शन,
1C, C इज फॉर व्हाट बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन एंड क्वेरी, ठीक है, उस पर कितना लगेगा 2%। 1F फॉर्च्यूनर, ठीक है, सेल ऑफ मोटर व्हीकल मोर देन 10 लाख प्लस अदर एंटिक्स, ठीक है, अब इसमें अदर एंटिक भी ऐड हुए हैं, इस पे 1%। एफ मतलब फॉर्च्यूनर। 1G, जी मतलब व्हाट योर, जर्मनी, ठीक है, तो फॉरेन रेमिटेंस ऑफ क्या बोलते हैं OTPP 5% एंड दैट इज व्हाट योर जर्मनी। आई होप आई एम क्लियर। यस, चलो अब क्या रिवाइज करेंगे सर, तो अब रिवाइज कर लेते हैं ट्रिक टू लर्न TDS एंड TCS, ठीक है। अब तो सेम वापस से वो ये 192 सैलरी है क्या आपका, स्लैब रेट, बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट। 192A दैट इज एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड का जो बैलेंस निकाल रहे हैं 10% का TDS है, लेस देन थ्रेशोल्ड क्या, लेस देन 50,000 एंड एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ PF, मतलब याद करने के लिए। 193 दैट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 10% का रेट है और 10,000 के ऊपर जो है वो डिडक्ट होगा, बैंक मोड से होना चाहिए। 194 डिविडेंड 10%, 10,000 से ऊपर। 194A, ए इज फॉर अलग वाला इंटरेस्ट, तो क्या बोलते हैं 193 से अलग वाला इंटरेस्ट दैट इज FD और RD का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, रेट आपका 10%, 50,000 फॉर नॉर्मल पीपल, 1 लाख फॉर सीनियर सिटीजन, बैंक और पोस्ट ऑफिस से हो रहा है, अदर पर्सन के लिए 10,000। 194B, B is for what बेटा, betting, so winning from lottery, crossword puzzle etc 30% and 10,000 for single transaction। फिर 194BB दैट इज योर बिग बेटिंग, तो यहाँ पर है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 30% और 10,000 फॉर सिंगल ट्रांजैक्शन। फिर है 194BA, BA इज फॉर योर बेटिंग, 194 क्या है BA, तो BA इज फॉर व्हाट योर बेटिंग ऐप, ठीक है, तो यहाँ पर दो है, एक है आपका बेटिंग ऐप है और एक है बिग अमाउंट विनिंग ऑनलाइन, तो अल्टीमेटली ऑनलाइन गेम से पैसा कमा रहा 30%, बट थ्रेशोल्ड जो है वो क्या है, निल है। फिर 194C, सी मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्ट। पे जो है अगर इंडिविजुअल HUF है तो 1% का रेट है, पे अदर्स है तो 2%। थ्रेशोल्ड सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में है 30,000 और टोटल अगर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट देखें तो साल भर में 1 लाख। फिर 194D, डी फॉर व्हाट योर दलाल, तो इंश्योरेंस कमीशन एजेंट जो है उसकी बात कर रहे हैं, रेट जो है वो आपका है 2% और यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना 20,000। फिर नेक्स्ट है 194DA, DA इज फॉर डेट आफ्टर मैच्योरिटी, दैट इज मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, रेट कितना है 2%, ये आपका लेस देन 1 लाख है, ठीक है, और डी मतलब डेट आफ्टर मैच्योरिटी। लेस देन की आपने दो लिमिट देखी होगी, एक जो है वो यहाँ देखी होगी कि लेस देन 50,000 की लिमिट है और दूसरी लेस देन की लिमिट जो है वो यहाँ पर है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 50,000 से कम होगा तो ठीक नहीं कटेगा, लेकिन 50,000 में कटेगा, उसके ऊपर कटेगा। सेम 1 लाख से कम में नहीं कटेगा, लेकिन 1 लाख में कटेगा, 1 लाख के ऊपर कटेगा। बट अगर मैं यहाँ की बात करूँ 10,000, तो 10,000 में भी नहीं कटेगा, 10,000 के ऊपर कटेगा, और यहाँ पर 50,000 में कटेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 लाख में कटेगा, बट यहाँ पर 10,000 में नहीं कटेगा, 10,000 के ऊपर कटेगा। उसके बाद 194E इज फॉर व्हाट योर एंटरटेनर, तो E फॉर एंटरटेनर, पेमेंट टू एनआर स्पोर्ट्स पर्सन, एनआर स्पोर्ट्स एसोसिएशन और एनआर एंटरटेनर 20.8% थ्रेशोल्ड है आपका नील। 194G, जी इज फॉर व्हाट गैम्बलिंग कमीशन, तो रेट कितना है आपका 2%, 20,000 तक नहीं है। 194H, H इज फॉर हाई कमीशन एंड ब्रोकरेज, तो रेट कितना है आपका 2%, थ्रेशोल्ड है 20,000। आई इज फॉर इनकम फ्रॉम रेंट ऑफ प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट लैंड बिल्डिंग फर्नीचर, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट में 2%, लैंड बिल्डिंग पे 10%, थ्रेशोल्ड है 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। 194IA, तो 194IA इज इमोबल एसेट का सेल, तो ट्रांसफर ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड, लेस देन 50 लाख अगर है तो उस केस में हो जाएगा। तो ये हमारी तीसरी सेक्शन है जहां पर लेस देन का जिक्र किया गया है। 1% ऑफ सेल वैल्यू और SDV विच एवर इज हायर ना, हाँ, तो ये 1% ऑफ सेल वैल्यू और SDV whichever is higher, 1% of sale value और SDV whichever is higher। फिर 194 IB, I is for immobile property का भाड़ा, 194 IB immobile property का भाड़ा 2%, रेंट है आपका 50,000 पर मंथ, ठीक है, और B is for immobile property का भाड़ा। IC, तो ये क्या बोलते हैं इमोबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर व्हाट JDA 10%, नो थ्रेशोल्ड। 194J, J is for job,
फीस फॉर एफपीएस, एफटीएस, रॉयल्टी और नॉन कम्पिटिंग फीस 10%, और यहाँ पर जो स्लैब है वो 10,000 ईच है, एक्सेप्ट डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन में कोई लिमिट नहीं है। फिर नेक्स्ट 194 के इज फॉर कैपिटल इनकम, रेट जो है 10%, थ्रेशोल्ड है 10,000। फिर है 194 एल ए, 194 एल ए में है कॉम्पनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, रेट जो है आपका 10%, और एल ए मतलब है लैंड और बिल्डिंग का एक्विजिशन। 5 लाख तक अगर है कॉम्पनसेशन तो टीडीएस नहीं, 5 लाख के ऊपर है। 194 एम, एम इज फॉर मिक्स ऑफ सीजे एंड एच, तो वर्क परसुएंस कॉन्ट्रैक्ट मतलब सी, कमीशन दैट इज एच, ब्रोकरेज एच, और फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, सबका मिला के अगर 50 लाख से ज्यादा होता है तो टीसीएस कटेगा 2%, ठीक है, मिक्स ऑफ सीजे एच। 194 ओ, तो ओ अपन हटा भी सकते हैं, ओ नहीं है हमारे पास। 194 पी, पी इज फॉर व्हाट, तो पी इज फॉर पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम, पी इज फॉर व्हाट, तो पी इज फॉर पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम। एंड 194 क्यू इज फॉर क्वांटिटी परचेस मोर देन 50 लाख, तो 0.51% मोर देन 50 लाख, थ्रेशोल्ड कितने का है 50 लाख। 194 आर, आर इज फॉर रिलैक्स इन थाईलैंड, टीडीएस ऑन परक्यूजिट गिवन ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, फॉर एग्जाम्पल आपको फॉरेन ट्रिप मिल रहा है वो सब 10%, 20,000 तक कोई टीडीएस नहीं है, रिलैक्स इन थाईलैंड। टीसीएस और पार्टनर, टीडीएस और पार्टनरशिप फॉर्म, अगर पार्टनरशिप फॉर्म ने पार्टनर को कोई पेमेंट करती है तो उसका, तो यहाँ पर आपका कितना परसेंट है, आपका यहाँ पर 10% है, और थ्रेशोल्ड जो आपका नील है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा टैक्सेबल रेम्यूनरेशन। टू पार्टनर्स, पार्टनर को जो टैक्सेबल रेम्यूनरेशन दे रहे हैं उस पर टीडीएस जो है वो कट जाएगा। सो गाइस दिस इज आवर टीडीएस, ठीक है, कि हमने 5 मिनट के अंदर ही टीडीएस जो पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया है, ठीक है। बट मैम मेरे को ना एक चीज की चिंता रहती थी, दिस इज व्हाट माय, तो ये जो है वो मेरा क्या है, पेयर पे, पेयर पे की जो सेक्शंस है मैं हमेशा क्या करती हूँ, भूल जाती हूँ, या फिर मैं ध्यान नहीं रख पाती है, बहुत सारे रीजन आते हैं। तो क्या पेयर पे के लिए कोई ट्रिक है? हाँ है, बिल्कुल है। तो हमने भी इनको ना ग्रुप कर दिया है, कैसे ग्रुप किया है ध्यान से समझना। अब पेयर जो है उसी कैटेगरी बनाई है कि ऐसे लोग इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है और 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन, और अदर पर्सन के केस में नो लिमिट, मतलब कंपनी और पार्टनरशिप फर्म। तो इंडिविजुअल एचयूएफ क्रॉसिंग दिस लिमिट एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म, अगर ये लोग पेयर है तो पे जो है तो वो कौन है, रेसिडेंट पर्सन है, तो इनका टीडीएस मैंडेटरी है। किसका? 194 ए, accumulated balance of PF, 194A, sorry, 194A, that is interest other than interest on security. 194C, contract and subcontract. 194H, that is high commission and brokerage. 194J is for job. 194I, इनकम फ्रॉम रेंट। तो इसका हमेशा आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। बट एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को, किसी भी रेसिडेंट पर्सन का ये सारे सेक्शन पे काटना है। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194 डी दैट इज फॉर दलाल कमीशन, 194 आई ए इमोबल एसेट का सेल, आई में 194, सॉरी आई सी इमोबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट, 194 के कैपिटल इनकम, 194 एल ए लैंड एंड बिल्डिंग का एक्विजिशन, ठीक है। थ्रेशोल्ड जो है वो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा तो याद हो जाएगा। तो ये एनी पर्सन अगर रेसिडेंट का काट रहा है तो ये सब का काटना पड़ेगा। अब एनी पर्सन अगर नॉन रेसिडेंट का काट रहा है, एनी पर्सन अगर एनी पर्सन का काट रहा है, तो ये सारे सेक्शन जो है सबके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो इसमें कॉमन सेक्शन जो है, फेमस सेक्शन क्या है, गैम्बलिंग वाली, BBB, ठीक है, ये तीनों जो है सबके ऊपर लगती है, और ये जी गैम्बलिंग कमीशन की टिकट। तो गैम्बलिंग वाली जो है वो किसमें, एनी पर्सन टू एनी पर्सन, हर पर्सन को हर पर्सन का काटना पड़ेगा, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी टर्नओवर क्यों ना हो। तो 192, 194 बी, 194 गर्ल बी, 194 बी ए, और 194 जी, और 194 एन, एन इज फॉर नोट विड्रॉल, ठीक है। फिर आपका आएगा 194, तो ये तो पता है कि डिविडेंड कंपनी देती है और रेसिडेंट को देगी तो टीडीएस कटेगा। 194 ई पता था एंटरटेनर पेमेंट है, तो अगर ये लोग इंडिया में आएंगे तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। 194 आई बी इमोबल प्रॉपर्टी का भाड़ा, तो अगर इमोबल प्रॉपर्टी का, अगर आप 194 आई में कवर नहीं होते तो आप कहाँ कवर हो सकते हो, आई बी में, अगर 50 लाख से ऊपर है, नहीं, आई बी में आ सकते हो अगर आपका टर्नओवर जो है 1 करोड़ या 50 लाख से कम है। इंडिविजुअल नॉट कवर्ड अंडर CJH,
इंडिविजुअल जो कि कवर्ड नहीं है CJH में, रेसिडेंट अगर है, और 194 में आ जाएंगे। बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी में है 194N, 194P, ठीक है। स्पेसिफाइड बैंक जो है 75 ईयर्स से ऊपर का जो ले रहे 194P। ई कॉमर्स ऑपरेटर 194O। एनी पर्सन उस लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा 194Q। एनी पर्सन नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी 295, अगर वो 194E में नहीं आते हैं तो। और पार्टनरशिप फॉर्म है प्रोवाइडिंग बेनिफिट अंडर बिजनेस, तो पार्टनर 10 और रेसिडेंट ये। अच्छा, पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर को तो 194 थी, और एनी पर्सन जो बिजनेस में बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं तो 194 आ। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या झंझट सॉल्व किया, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक झंझट सॉल्व किया है कि भाई पेयर पे जो है वो किसके लिए कॉमन होंगे, कौन एनी पर्सन में जाएगा, कौन नॉर्मल में चला जाएगा। आई थिंक अब आप लोग को याद ही होगा पेयर पे और उसके बारे में। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज, तो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव, तो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज डिफरेंस बिटवीन टीडीएस एंड टीसीएस। तो अभी तक हम लोगों ने पूरा टीडीएस टीसीएस जो पढ़ लिया, सारे सेक्शन डिस्कस कर लिए, सब कुछ डिस्कस कर लिया, बट उनके कुछ प्रोविजंस हैं, ठीक है, टीडीएस के और टीसीएस के, कि उन दोनों में फर्क क्या है, प्लस मिसलेनियस प्रोविजन जो दोनों में सेम है। ये पूरी की पूरी चीज हमने क्या की है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक पेज में कवर कर दिया, ठीक है। सो नाउ प्लीज कम टू द टॉपिक ऑफ डिफरेंस बिटवीन दैट इज टीडीएस एंड टीसीएस। अब सबसे पहले जो है फर्स्ट जो है वो टीडीएस के बारे में, और फिर सेकंड जो है वो टीसीएस के बारे में। सबसे पहले बोलता है सर कि जो डिडक्टर है, वो डिडक्टर जो डिडक्ट कर रहा है वो क्या है बेटा, पेयर है, और जिसका डिडक्ट हो रहा है, जिसका कट रहा है वो कौन है, पेई है। तो जो काट रहा है वो पेयर है, जिसका कट रहा है वो पेई है। अब यहाँ पर जो कलेक्ट कर रहा है वो सेलर है, और जो जिसका कलेक्ट हो रहा है वो कौन है, बायर। ठीक है, तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट, टाइम ऑफ डिडक्शन, कि किस टाइम पे आप टीडीएस डिडक्ट करते हो, तो नॉर्मली टीडीएस या टीसीएस दोनों, तो नॉर्मली आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजैक्शन के टाइम पे डिडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है क्रेडिट इन बुक्स ऑफ अकाउंट, कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट या पेमेंट मेड विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो क्रेडिट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और जिस दिन मैं क्रेडिट कर दी विच एवर इज अर्लियर। लेकिन टीसीएस में वही डेबिट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और पेमेंट रिसीव विच एवर इज अर्लियर। तो ये दिन हो गया आपका टाइम ऑफ क्या बोलते हैं, डिडक्शन, तब आपको डिडक्शन या फिर यहाँ पे कर दो क्या, कलेक्शन, कि किस टाइम पे आपको डिडक्ट करना है या फिर किस टाइम पे आपको कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपने कर लिया है डिडक्शन एंड कलेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जो है वो क्या बोलता है कि दी फॉलोइंग सेक्शंस में आपको हमेशा पेमेंट के टाइम पे ही टीसीएस काटना है। इन फॉलोइंग सेक्शंस में हमेशा आपको पेमेंट के टाइम पे ही टीसीएस काटना है। तो मैम वो कौन कौन से सेक्शंस हैं, तो उसमें है एक 192 सैलरी, 192A अक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ पीएफ, 194 डिविडेंड, 194B बेटिंग, 194 डबल बी बिग बेटिंग, 194BA बेटिंग एप, 194DA डेट आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, 194 डबल ई ये आज के डेट पे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 194LA तो लैंड और बिल्डिंग का कंपलसरी एक्विजिशन, 194N नोट विड्रॉल, 194P पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम सीनियर सिटीजन वाला, और 194R दैट इज रिलैक्स इन थाईलैंड, ठीक है। तो नॉर्मल सेक्शंस पे क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बाकी सेक्शन पे आपको पेमेंट के टाइम पे ही टीसीएस डिडक्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको टीसीएस का रेट क्या है, तो जो आपका रेट अभी पढ़ा दिया वो, लेकिन अगर आपने पैन नहीं दिया तो आपको हायर रेट से जो है वो डिडक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो हायर रेट आपको क्या लेना है, तो टीडीएस में हायर रेट क्या होता है और टीसीएस में हायर रेट क्या होता है। तो टीडीएस में रेट एज पर द रिस्पेक्टिव सेक्शन जो मेंशन किया गया है, और 20% विच एवर इज हायर, ठीक है। तो जो भी आपका एक्चुअल रेट और 20% विच एवर इज हायर, बट ये 20% के बदले आप क्या लोगे, 5% लोगे 194Q क्वांटिटी परचेस के केस में, 194IB इमूवेबल प्रॉपर्टी का भाड़ा, उसमें आप 20% बट मैक्सिमम अप टू लास्ट मंथ रेंट लोगे। मतलब सारे सेक्शंस के लिए क्या है,
rate as per the section or 20% whichever is higher. बट 194Q में 20% की जगह 5% हो जाएगा और 194 IB में 20% की जगह 20%, बट मैक्सिमम अप टू लास्ट मंथ रेंट। ठीक है, सेक्शन अप्लाइज इवन इफ पैन इज इनवैलिड। अगर पैन इनवैलिड है तो भी सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर बोल रहे हैं टीसीएस कि अगर आपने पैन नहीं दिया है तो टीसीएस का रेट क्या होगा, तो ट्वाइस द रेट ऑफ 5% विचएवर इज हायर। ट्वाइस द रेट ऑफ 5%, मतलब जो एक्चुअल सेक्शन का रेट है उसका डबल कर दो और 5% विचएवर इज हायर, बट मैक्सिमम अप टू 20%। 20% से ज्यादा का टीसीएस कलेक्शन नहीं हो सकता। तो ये बोल रहा है कि ये दोनों जो है वो 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। नॉट एप्लीकेबल, अगर फॉर एग्जांपल नॉन रेसिडेंट जिसका पी नहीं है इंडिया में, तो उसका हायर रेट से टीसीएस नहीं काट सकते। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट है जिसका पी नहीं है इंडिया में, तो उसका आप हायर रेट से नहीं काट सकते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन 196। क्या बात करता है सर, तो सेक्शन 196 बोलता है नो टीडीएस विल बी डिडक्टेड इफ पेमेंट इज मेड टू दी फॉलोइंग पर्सन, कि अगर फॉलोइंग पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं तो कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप गवर्नमेंट का टीडीएस काट सकते हो, मतलब बड़े बड़े लोगों का टीसीएस काट सकते हो क्या, नहीं काट सकते। तो गवर्नमेंट, आरबीआई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट में स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है वो, और म्यूचुअल फंड, इनका आप टीडीएस नहीं काट सकते हैं, टीसीएस कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है टीडीएस टीसीएस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि सर अगर पैन नहीं मिल रहा है तो कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा। तो टीडीएस में रेट एक्चुअल 20% विचएवर इज हायर, बट क्यू में रहेगा 5%, आईबी में रहेगा 20%, मैक्सिमम अप टू लास्ट मंथ रेंट। ठीक है, और 206C में ट्वाइस द रेट ऑफ 5% विचएवर इज हायर बट मैक्सिमम अप टू 20%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कि जो टीडीएस कट गया उसको सरकार को देना है। तो सरकार को कब देना है, कब सरकार को टैक्स जमा करना है, तो सरकार को आपको देना है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टैक्स पेमेंट की ड्यू डेट है और टैक्स पेमेंट जो होता है ना वो मंथली होता है। ठीक है, मतलब टीडीएस और टीसीएस मंथली पेमेंट होते हैं और रिटर्न जो है इसके टीडीएस टीसीएस के जो रिटर्न्स है वो क्वार्टरली फाइल है। क्या बोल रही हूं मैं, क्वार्टरली, वो क्या होते हैं, क्वार्टरली फाइल होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस, तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस के केस में क्या बोलते हैं, कब आपको पेमेंट करना है, तो मंथली करना होता है। तो अप्रैल से फरवरी तक के मंथ के लिए आपको करना है 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, और क्या बोलते हैं टीसीएस के लिए आपको करना पड़ेगा 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। मार्च महीने के लिए टीडीएस है 30th अप्रैल और टीसीएस तो 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ है। तो अगर आप देखोगे तो सबका क्या है 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, बट टीडीएस का जो मार्च मंथ है उसका 30th अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब जब भी आप टीडीएस टीसीएस जो है वो आपको टैक्स पेमेंट मंथली करोगे, बट उसका रिटर्न जो है वो आप क्वार्टरली फाइल करोगे। तो क्या बोलता है ये कि अगर जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें आपको जो टाइम मिलता है वो 1 महीने का मिलता है। तो टीडीएस में फर्स्ट क्वार्टर एंड हो रहा है क्या 30 जून को, तो 30 जुलाई 31 जुलाई, बट इसका 15 दिन कम मिलता है तो इसका होगा 15 जुलाई। यहाँ पर 23 सितंबर तो 31 अक्टूबर, यहाँ पर 31 दिसंबर तो 31 जनवरी, 31 मार्च, तो यहाँ पर 2 महीने का टाइम मिला है, 31 मई तक मिला है। लेकिन यहाँ पर 15-15 दिन कम हो गए, 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, 15 जनवरी, 15 मई। यहाँ पर 31 मई, 15 दिन कम कर दिए, 15 मई। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो रिटर्न है, स्टेटमेंट है, टीडीएस टीसीएस रिटर्न या टीडीएस टीसीएस का जो स्टेटमेंट है सर वो क्वार्टरली फाइल होता है। और क्या बोलते हैं टीडीएस वाले जो है वो 1 महीने का टाइम लेते हैं और टीसीएस वाले जो 15 दिन कम टाइम लेते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको इसका करेक्शन फाइल करना है, तो आप मैक्सिमम कब तक उसका करेक्शन फाइल कर सकते हो, तो 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ओरिजिनल स्टेटमेंट इज फाइल। ठीक है, कि जिस साल में आपने ओरिजिनल स्टेटमेंट फाइल किया था उसको छोड़ के 6 साल तक जो है आप इसका करेक्शन जो है फाइल कर सकते हो। इसका करेक्शन बहुत ही कचरा काम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया है अंडर सेक्शन 194 IA, कि अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया है अंडर सेक्शन 194 IA इमूवेबल एसेट का सेल, IB इमूवेबल प्रॉपर्टी का भाड़ा, या फिर M मिक्स ऑफ CJ एंड H। ठीक है, तो अगर आपने इन तीनों सेक्शन के अंदर अगर डिडक्ट किया और S वाला वर्चुअल डिजिटल एसेट है बट इंटर में नहीं है करके मैं नहीं ले रही हूँ। ठीक है, तो
It should be deposited within 30 days from the end of the month in which deducted along with the return in form 26 QB, QC and QD. नॉर्मल लोगों के लिए टाइम क्या बोला गया 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, लेकिन ये 3 सेक्शन में स्पेशल टाइम लिमिट है और स्पेशल टाइम लिमिट बोलती है कि 30 दिन के अंदर जमा कर लो। कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ये मंथ क्या चल रहा है फेब में काटा है तो आप मार्च 31 तक मतलब 30 डेज 30 मार्च तो फेब्रवरी 28 खत्म होगा, उसके 30 मार्च तक जो है वो आप क्या कर सकते हो जमा कर सकते हो। ठीक है, और एक खास बात बताऊं कि इसके लिए ना आपको टैन भी नहीं लेना पड़ता। क्या नहीं लेना पड़ता? टैन भी नहीं लेना पड़ता। बाकी सब लोगों के लिए जो है वो आपको टैन, टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन अकाउंट नंबर लेना पड़ता है। मतलब अगर मैं टीडीएस डिडक्ट कर रही हूँ, अगर मैं डिडक्टर हूँ या फिर मैं कलेक्टर हूँ तो मेरे को टैन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा लाइसेंस हुआ, टैन इज माई लाइसेंस टू कलेक्ट और डिडक्ट। ठीक है, और मेरे को किसके अगेंस्ट में डिडक्ट करना है तो सामने वाले के पैन नंबर के अगेंस्ट में मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मैंने इस बंदे का इतना टीडीएस डिडक्ट किया और सरकार को जमा किया। ठीक है, अब सर्टिफिकेट टू दी रेसिपिएंट, तो ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये जो है कट रहा है, ये जो है जो काट रहा है बबलू चपलू ही ले लेते हैं, बबलू चपलू। अब यहाँ पर ये अगर डिडक्टर है या ये कलेक्टर है तो इसके पास होगा टैन नंबर, ये इसका क्या है लाइसेंस हो गया, और ये इससे क्या करेगा तो कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करेगा और रिपोर्ट करेगा, कलेक्ट करेगा पेन और रिपोर्ट अगेंस्ट चपलूस पेन, कि बता देगा कि इतना जो है मैंने इसका टीडीएस डिडक्ट किया है और डिपॉजिट कर देगा गवर्नमेंट को उसके अगेंस्ट में, डिपॉजिट टू गवर्नमेंट। अब जब ये अपना 26 AS खोल के दिखेगा तो उस पर दिख जाएगा कि इसका टीडीएस डिडक्ट हुआ फॉर एग्जांपल 1 लाख आउट ऑफ सैलरी। तो ये अपना एडजस्ट कर सकता है अगेंस्ट टैक्स पेबल, एडजस्ट अगेंस्ट टैक्स पेबल। आई होप आप क्लियर कि भाई ये जो है बंदा जो है ये टैन लेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा इसका टीडीएस काटेगा, इसके पैन नंबर के अगेंस्ट में डिपॉजिट कर देगा। अब जब ये 26 AS खोलेगा तो पैन नंबर हर इंसान का अलग अलग होता है, तो पता चल जाएगा कि किस इसके पैन के अगेंस्ट में, तो इसको दिख जाएगा कि मेरे पैन के अगेंस्ट में कितना टीडीएस या टीसीएस जमा हुआ है, फिर वो उसको एडजस्ट कर सकता है एक्चुअल टैक्स पेबल के अगेंस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सर्टिफिकेट टू दी रेसिपेंट। अगर इस बंदे ने इसका इतना टीडीएस अगर डिडक्ट किया है, अगर इस बंदे ने इतना टीडीएस इसका डिडक्ट किया है तो इसको कोई रिसिप्ट भी तो इसको देनी चाहिए ना कि क्या बोलते हैं मैंने इतना काटा है। तो एक होता है फॉर्म 16 और एक होता है फॉर्म 16A। तो फॉर्म 16 किसके लिए देते हैं सैलरी के लिए, और ये किसके लिए देंगे अदर देन सैलरी। सैलरी को छोड़ के जितने भी वो होंगे तो उसकी एक ये रिसिप्ट या फॉर्म इशू करेगा इसको। ठीक है, और ये तो कब तक इशू होता है 15 जून, 15 जून तक आपको इसको इशू करना पड़ता है। ठीक है, तो 15 जून तक इशू हो जाता है। तो वो यही बोल रहा है कि डिडक्टर मस्ट फर्निश फॉर्म 16 फॉर्म 16A टू द पे। कलेक्टर जो है वो क्या देगा 27D देगा। तो फॉर्म 16 फॉर्म 16A और 27D। अब टीडीएस टीसीएस सेक्शन विच आर टू बी डिडक्टेड अबव थ्रेशोल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये प्रैक्टिकल पॉइंट है। क्या प्रैक्टिकल कि कुछ जो टीडीएस है ना वो थ्रेशोल्ड के ऊपर डिडक्ट होते हैं। थ्रेशोल्ड के ऊपर का मतलब क्या है कि 0.1% अबव 50 लाख, मतलब जब 50 लाख के ऊपर जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 50 लाख के ऊपर ही डिडक्ट होगा। क्या 50 लाख में कभी डिडक्ट होगा? नहीं। 2% अबव 1 करोड़, तो 1 करोड़ में कभी डिडक्ट नहीं होगा कभी। बट अगर मैं एग्जाम्पल लू 194A, क्या होता है सर 194A? भूल गए क्या होता है? 193 से अलग वाला है इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस पे थ्रेशोल्ड कितना है 50,000 या फिर 1 लाख का। तो ना जब मैं 50,000 के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं नॉन सीनियर सिटीजन हूँ 50,000 के अंदर, तो मेरा इंटरेस्ट जब 10,000 हुआ साल का, नो टीडीएस 20,000 तक हुआ नहीं, 30,000 नहीं, 40,000 नहीं, 50,000 नहीं। लेकिन जब जैसे ही मैं 60,000 में पहुंचूंगी ना तो मेरा 60,000 पे पूरे पे टीडीएस डिडक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि 50,000 आप माइनस कर दोगे और उसके बाद कटेगा, नहीं, तब पूरा का पूरा कटेगा। तो थ्रेशहोल्ड पे हर सेक्शन की थ्रेशहोल्ड पे टीडीएस या टीसीएस कटता है एक्सेप्ट 194Q और 194। ठीक है, वापस से बोल रही हूँ कि हर सेक्शन की
हर सेक्शन की जो थ्रेशहोल्ड है उस पे क्या करता है, टीडीएस कटता है, एक्सेप्ट 194Q और 194N। लिखना है तो लिख लेना, ठीक है। फिर 190 1G क्या, जर्मनी वाला, ठीक है। तो ये एजुकेशन और मेडिकल लैब बोलते हैं 10 लाख 5% अबव 10 लाख। तो बेटा इसमें भी 10 लाख तक कोई टीसीएस नहीं है, और 10 लाख के ऊपर भी 10 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पे, अंदर वाले पे नहीं है। तो यहाँ पर भी थ्रेशहोल्ड पे टीसीएस नहीं है। तो वो यही बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑन विच इट इज डिडक्टेड और कलेक्टेड। तो यहाँ पर ना टीडीएस और टीसीएस के मैकेनिज्म के लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या मैकेनिज्म के लिए एग्जाम्पल है टीडीएस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम सम रिक्वायर्ड टू बी पेड, ठीक है। टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए फ्रॉम सम रिक्वायर्ड टू बी पेड। टीसीएस हैज टू बी कलेक्टेड ओवर सम टू बी रिसीव्ड। तो टीसीएस जो है वो कलेक्ट होता हैज टू बी कलेक्टेड ओवर द सम टू बी रिसीव्ड, हैज टू बी कलेक्टेड ओवर सम टू बी रिसीव्ड। टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सम टू बी पेड। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल सम है 100 रुपए, टीडीएस है 10%, तो आप सामने वाले को कितना पे करोगे, 90। बट टीसीएस में क्या है, अगर सम 100 रुपए 10% का टीसीएस है तो आप कितना कलेक्ट करोगे, 110। तो ये जो है वो डिडक्ट होता है और ये जो है वो कलेक्ट होता है, तो उसी का डिफरेंस जो है वो बता रहे हैं। नेक्स्ट, कॉमन प्रोविजन क्या बोलता है, टीडीएस टीसीएस शैल नॉट बी कलेक्टेड और डिडक्टेड ओवर जीएसटी। सर ये जीएसटी पे कलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जीएसटी एक सेपरेट ले रही है, जीएसटी खुद एक टैक्स है, टैक्स के ऊपर टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इसलिए नहीं ले सकते, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बात करता है सर, तो बात करता है टैन की, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर मैंडेटरी टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स, ठीक है। तो टैन के लिए क्या बोल रहा है कि आपको टैन लेना पड़ेगा अगर आपने टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट करना है, एक्सेप्ट 3 सेक्शन में आपको टैन लेने की जरूरत नहीं है, आईए, आईबीएम और एस अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो, ठीक है। उसके बाद आप भी जब भी रिटर्न फाइल करते हैं, नॉट जस्ट टीडीएस, तो आपका रिटर्न जो है वो प्रोसेस होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वहां उनका प्रोसेसिंग यूनिट है, वहां प्रोसेस होता है, ठीक है। और जैसे आपकी अरिथमेटिकल कैलकुलेशन एरर है या कोई आपने इनकरेक्ट क्लेम दे दिया है, ठीक है, मतलब गलत क्लेम जो है वो आपने ले लिया है, या फिर आपने इंटरेस्ट गलत कैलकुलेट करके दिया, या फीस जो 234F की वो गलत कर दी है, मतलब आपके जो रिटर्न में गलतियां हैं वो अपारेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, और वो उनका सिस्टम है वो डिटेक्ट कर ले रहा है कि क्या गलती है आपके रिटर्न में, तो आपका रिटर्न प्रोसेस होगा। उसके बाद ना एक इंटीमेशन भेजी जाएगी, किसको, डिडक्टर या फिर कलेक्टर को, कि तुम्हारे रिटर्न में गलती है, स्पेसिफाइंग द सम पेबल और रिफंडेबल, कि अगर इतना सम पेबल है तो पेबल और रिफंडेबल है तो रिफंडेबल। बट ये जो इंटीमेशन भी है ना सर, वो कब तक भेजी जा सकती है, कब तक इंटीमेशन भेज सकते हैं, तो ये इंटीमेशन जो है वो भेज सकते हैं नो इंटीमेशन आफ्टर 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच स्टेटमेंट इज फाइल्ड। कोई भी इंटीमेशन आफ्टर 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब इस साल का एंड ये छोड़ के अगला एक साल भी जो है वो क्या है, बस है उतना इंटीमेशन भेजने के लिए। तो वो ये है कि इंटीमेशन बाय सीपीसी फॉर टीडीएस एंड टीसीएस रिटर्न, सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है इनकम टैक्स रिटर्न में, फिर वहां पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो इंटीमेशन भेजी जाती है। सेक्शन जो है वो अलग होता है, वहां पर होता है 143(1). आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद हमने जो इतनी बड़ी बड़ी सेक्शन है उनको छोटे छोटे क्रक्स में यहाँ पर दिया है, क्या, लोअर डिडक्शन एंड नो डिडक्शन ऑफ टीसीएस। कौन कौन से केसेस में जो टीडीएस का डिडक्शन होगा ही नहीं, या फिर क्या बोलते हैं, या फिर लोअर डिडक्शन होगा। तो एक ना ऑप्शन है क्या, एप्लीकेशन टू एओ, मैं एओ को अप्लाई करके ना अपना टीडीएस या टीसीएस कम करवा सकती हूँ। तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा और वो सर्टिफिकेट इफेक्टिव रहेगा टिल नॉट कैंसल्ड बाय हिम, जब तक वो खुद कैंसिल नहीं करेगा तब तक वो सर्टिफिकेट इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है एप्लीकेशन टू एओ, एओ को एप्लीकेशन दूंगी, एओ सर्टिफिकेट देगा। सेक्शन क्या है, सेक्शन 197, ठीक है। तो एओ को एप्लीकेशन दूंगी और एओ जो है वो क्या करेगा, एओ को एप्लीकेशन दूंगी, हाँ, एप्लीकेशन टू एंड एओ विल इशू व्हाट, योर सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेक्शन 198 दैट इज माय सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। सेक्शन 198 क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन। तो लोअर डिडक्शन में एक ऑप्शन सेल्फ डिक्लेरेशन का भी है। तो अगर मैं रेसिडेंट अदर देन कंपनी हूं, अगर मैं रेसिडेंट अदर देन कंपनी और फर्म हूं, तो मैं फर्निश करूंगी 15G इफ टोटल इनकम इज लेस देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। तो मैं फॉर्म 15G दे के अपना क्या बोलते हैं टीडीएस या लोअर डिडक्शन या नो डिडक्शन पे ला सकती हूँ। लेकिन अगर मैं रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हूँ तो मेरे को क्या देना पड़ेगा, फॉर्म 15H। कब दे सकती हूँ, जब मेरा टैक्स पेबल जो है वो निल है, ठीक है। यहाँ पर आप रिबेट वीबेट सब कंसिडर करके अपना टैक्स पेबल अगर नील कर लेते हो तो 15H दे सकते हो।
बट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिबेट ला के टैक्स नेल कर लेते हो तो क्या 15G दे सकते हो? नहीं। आपके में क्या बोला है, टोटल इनकम इज लेस देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, तो ही आप क्या दे सकते हो, 15G दे सकते हो। नेक्स्ट 198 क्या बोलता है कि नो टीडीएस ऑन, कौन से केस में नो टीडीएस होगा, इंटरेस्ट पेड बाय ऑफशोर बैंकिंग यूनिट टू नॉन रेसिडेंट। तो ऑफशोर का मतलब ही है जो इंडिया के बाहर है, वहां की बैंकिंग यूनिट नॉन रेसिडेंट को पे कर रही, तो टीडीएस काटना है क्या? नहीं। पेमेंट टू एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम पेमेंट करोगे, कोई टीडीएस नहीं, ठीक है। उसके बाद डीम्ड क्रेडिट, क्या बोलता है डीम्ड क्रेडिट, टीडीएस विल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द पे एक्सेप्ट 192A एंड 194N। 192A क्या है, 192A है नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स, ठीक है, और 194N क्या है, नोट विड्रॉल पे टीडीएस। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहली बात तो 192A मेरा नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट का टैक्स मेरे हाथ में क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, तो क्या मेरी वो इनकम बन सकती है? नहीं बन सकती। और 194N तो इनकम पे लगाया ही नहीं गया, वो तो नोट विड्रॉल पे लगा गया, और नोट जो है वो तो मैं कभी भी विड्रॉ करके वापस से क्या कर सकती हूँ, सर्कल कर सकती हूँ, तो क्या नोट विड्रॉल के बेसिस पे इनकम कंसिडर की जा सकती है? नहीं की जा सकती। तो ये, तो इन दोनों के जो टीडीएस है उसको इनकम नहीं मानेंगे, बाकी सारे के टीडीएस को इनकम मानेंगे। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये बेसिक ही है कि भाई जब तेरे को देना था इसको कितना, 10 लाख, तो तूने क्या किया, 10 लाख में से 1 लाख रुपए टीडीएस डिडक्ट किया और 9 लाख रुपए जो है वो सामने वाले बंदे को दे दिए। बट ये जो सामने वाला बंदा जब अपना रिटर्न फाइल कर रहा है तो ये तो टोटल 10 लाख ही दिखाएगा ना अदर सोर्सेज में, और मैंने आपको अदर सोर्सेज में पढ़ाया ही है कि अमाउंट हमेशा आपको क्या लेना होता है, ग्रॉस लेना होता है, ग्रॉस लेना होता है, ग्रॉस लेना होता है। तो यहाँ पर तो आप क्या लोगे, ग्रॉस ही लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम बन रही है ना 1 लाख की, भले इसको मिला कितना है, 9 लाख, लेकिन ये कंसिडर कितना कर रहा है, 10 लाख, तो 1 लाख को भी अपनी इनकम मान के कंसिडर कर रहा है ना, तो वही बोल रहा है। फिर टोटल इनकम 10 लाख, फिर जो भी टैक्स डिडक्टेड और टैक्स पेबल। तो दिस इज व्हाट योर टीडीएस टीसीएस हैज बीन कंप्लीटेड फुल्ली, ठीक है, पूरा का पूरा टीडीएस जो टीसीएस है पूरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वंस कम टू द टेक्स्ट बुक नाउ। हाँ, तो यहाँ पर मैंने मिसलेनियस प्रोविजंस एंड कंप्लायंसेस करके डिफरेंस बिटवीन जो दिया हुआ है, ठीक है, कि टीडीएस में क्या होगा, ऑब्लिगेशन ऑफ सेम, मतलब जो अपन लोगों ने भी पढ़ा है वही चीज है। टाइम ऑफ डिडक्शन कलेक्शन पहले जो था क्या पूरा टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सेम फॉर्मेट में दिया जाता कि टेक्स्ट बुक उसको आपको डिफरेंस ना लगे। फिर टाइम ऑफ डिडक्शन और कलेक्शन कब होगा, हायर रेट फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ पेन, क्या रेट हो सकता है, हायर रेट फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर, फिर ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट, ड्यू डेट ऑफ क्वार्टरली रिटर्न, फिर सर्टिफिकेट टू दी रेसिपिएंट, थ्रेशहोल्ड वाला, और ये जितना अपन लोगों ने सेम डिफरेंशिएट किया था वो पूरा जो है वो डिफरेंशिएशन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके क्या है, कुछ कॉमन प्रोविजन जो 7-8 डी जो अभी पढ़ाए मैंने आपको, वो सारी चीजें जो यहाँ पर वापस से दी गई है। अब सिंस आपने अभी अपना पूरा क्या बोलते हैं टीडीएस टीसीएस जो वो खत्म कर लिया है, और टेक्निकली आप देखोगे तो पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो पहले का एवरेज 2 घंटे का वीडियो और अभी का 1 घंटे का वीडियो, दैट इज 3 घंटे में आपने प्रोविजन जो है वो पूरे कवर कर दिए, ठीक है। और ये वीडियो जो है वापस से रीशूट हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्या बोलते हैं पहले जो वीडियोस बने थे मैं उससे खुद सेटिस्फाइड नहीं थी, और मैंने अभी पोस्ट किए हुए हैं उसको यूट्यूब में, बट मैं उसको डिलीट करने वाली हूँ, और ये वाला वीडियो जो है वो पोस्ट होने वाला है यूट्यूब पे। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी टीडीएस टीसीएस, वो मुझे लगा था कि थोड़ा लेंथी हो जा रहा था, प्लस मैंने चेंजेस भी किए। चेंजेस किसमें किए, तो चेंजेस कर दिए भैया क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक में क्या चेंजेस कर दिए हैं कि क्वेश्चन बैंक में ना मैंने सारी चीजों को, एक सेकेंड, सारे ट्रांजैक्शंस को एक साथ ग्रुप कर दिया है, ठीक है। तो जितने भी टाइप के ट्रांजैक्शंस हैं उनको सबको एक तरीके से एक साथ जो है वो ग्रुप कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि जैसे कि ऐसे फॉर एग्जांपल 192 190, तो पहले क्या था कि सब सारे सेक्शंस को मिला के पहले का जो क्वेश्चन बैंक था, जैसे दिखाती हूँ मैं पहले का क्वेश्चन बैंक, जैसे इस पे कुछ ही सेक्शंस पे क्वेश्चंस थे, जैसे 192 के बाद 192A और 193 स्किप हो रहा था, फिर 194 मेन मेन सेक्शंस पे क्वेश्चन आ गए, उसके बाद क्या करते थे मिसलेशन में फिर सारे सेक्शंस को टेस्ट करते थे। इस फॉर्मेट में ना मैंने एक प्रॉब्लम नोटिस की है बच्चों में, और प्रॉब्लम ये नोटिस की है कि ना बच्चे जो है ना वो टीडीएस थीसिस छोड़ के चल जाते हैं, रीजन बीइंग कि उनको लगता है कि ये जो इतना सारा है मुझे तो आता ही नहीं टीडीएस थीसिस, ठीक है, मुझे टीडीएस थीसिस आता ही नहीं, मैं कैसे सॉल्व करूंगी, मुझे कैसे होगा, मेरे से कैसे होगा टीडीएस थीसिस,
पढ़ने के बाद भी नंबर नहीं आ रहे, याद नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उस वजह से मैंने दो चीज करी। एक तो मैंने पहले चार्ट बुक डिजाइन की कि उसको एकदम कम से कम में करूं, प्लस बेसिक्स क्लियर किए, टीडीएस टीसीएस क्या होते हैं उनके शॉर्ट फॉर्म्स बनाए, उसको रटवाए, फिर क्या इंपॉर्टेंट है वो रटवाया, टीडीएस टीसीएस के जो एक्स्ट्रा प्रोविजन है उसको एक पेज में कवर किया, प्लस अभी जो इंटरेस्ट वाला जो चार्ट है उसको क्या बोलते हैं अलग किया, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम था बच्चों के लिए, तो उसको ये किया, ठीक है। और अभी जो है वो टेक्निकली टीडीएस टीसीएस में जो प्रोविजन है मेन टीडीएस टीसीएस के, वो कितने पेजेस में, 1 2 3 4, 4 पेजेस में आपका टीडीएस टीसीएस खत्म हो जाता है। ऊपर तो क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन जो पढ़ाया है, उसके बाद वो शॉर्टकट्स है, बट जो ये मेन प्रोविजन जो है वो कितने पेजेस में, 4 पेजेस में, आपका नहीं 5, टीडीएस के 4 पेजेस है और टीसीएस का 5वां पेज है, ठीक है। और फिर ये तो लास्ट वाला इंटरेस्ट का पेज है। तो ये जो है वो ऐसे कर दिया। तो अगर आप टीडीएस टीसीएस चाहें, अगर आपको लग रहा है कि आपको टेक्स्ट बुक बहुत लंबी लग रही है, गो टू चार्ट बुक, और चार्ट बुक से आप आराम से, आपका जो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आराम से टैकल हो सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक में हर चीजों का क्या बोलते हैं, हर सेक्शन वाइज जो है जितने जितने क्वेश्चन थे जो मिसलेनियस में थे, मिसलेनियस में सिर्फ 4-5 रखे हैं जहां पर एक्चुअली जिनको सेग्रीगेट करना पॉसिबल नहीं था, उसको मिसलेनियस में रखा हुआ है। बाकी सारे जितने भी क्वेश्चंस थे जो एक सेक्शन के अंदर पूछे जा सकते हैं वो वैसे डिवाइड कर दिए। इससे एक चीज यही पता लगती है कि ये जो 194 सी है उसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और क्या बोलते हैं क्वेश्चंस जो है आपके वो क्या बोलते हैं कितने ज्यादा, जैसे इस सेक्शन में ज्यादा क्वेश्चन है, मतलब 194 सी रेपिटेटिव है, अब 194 डी डी ए ठीक है, बट उसके बाद 194 जे में आपको दिखेंगे काफी क्वेश्चन, तो उससे आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन पता लगते हैं कि कौन से सेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, कौन से सेक्शन जो है वो बार बार आ रहे हैं, ठीक है। और ये आप ऐसे नंबर 74 75 देख के घबराना मत, क्योंकि मैंने ना एक एक लाइन के क्वेश्चंस को भी एक एक नंबर दे दिया है, ठीक है, जैसे कि 3 4 5, तो छोटे छोटे एक एक लाइन के क्वेश्चन है, बट इससे होगा क्या, आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत तगड़ी होने वाली है। प्लीज 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 माय रिक्वेस्ट इज यू टू नॉट टू लीव द टीडीएस एंड टीसीएस टॉपिक एंड प्लीज स्टडी। मेरे को लगता है कि ये वीडियो अगर आप देख के जाओगे एग्जाम में तो आपका डेफिनेटली जो है वो टीडीएस टीसीएस जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने पूरा पूरा प्रोविजन कवर कर लिया है, और अगर आपको लगता है कि आपको एक बार वापस से रीड करना चाहिए तो आप टेक्स्ट बुक से रीड कर सकते हैं, सेम प्रोविजन चार्ट बुक में भी टेक्स्ट बुक में भी। मैं उसको चार्ट बुक से क्यों पढ़ाती हूँ, क्योंकि ना बच्चों को छोटा लगता है। व्हेन आई टीच फ्रॉम दी टेक्स्ट बुक ना, वही चीज 4 पेज में कवर होती, बच्चों को बड़ा मार्क क्या पढ़ा रहे हो क्या पढ़ा रहे हो, और जबकि इतना तो पूछता भी नहीं एग्जाम में। ये जो मिसलेनियस डिफरेंस बिटवीन वो सब पढ़ाया, वो कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग में किसी क्वेश्चन में समझ आ गया तो बात अलग है, बट इतना एग्जाम में इन चीजों पे क्वेश्चन नहीं आते। एग्जाम में मेन आपके रेट्स ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन, उस पे क्वेश्चन आते हैं, बट आपको पढ़ाना सब जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग के लिए सब जरूरी है, इसलिए हमने ऐसा कर लिया है, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोग भी अपना क्या बोलते हैं पानी वाली पी लो और आ जाओ ये वाले क्वेश्चन बैंक के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ टीडीएस। पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं किसके साथ, टीडीएस के साथ, ठीक है। क्या बोलता है ये बोलता है सर कि मिस्टर ए the employer pays a gross salary including allowances and monetary perquisite amounting to 7,30,000 to his general manager। तो एम्प्लॉयर जो है वो अपने जनरल मैनेजर को देता है 7,30,000। Beside the employer provides the non-monetary perquisite to him whose value is estimated to be 1,20,000। तो 7,20,000 रुपए जो है वो क्या है, सैलरी है, अमाउंटिंग टोटल मतलब अलाउंस परक्यूसिट मिला के, और नॉन मॉनेटरी परक्यूसिट कितना है, 1,20,000। The general manager is exercising the option to shift out of default tax regime and pay tax under optional tax regime। ऑप्शनल में जा रहा है as per the normal provisions of the act। What is the tax implication in hands of A? तो A जो एम्प्लॉयर है तो A को क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा, द एम्प्लॉयर एंड जनरल मैनेजर दी एम्प्लॉय। तो टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है, इसको जो है वो तो एडजस्ट कर लेगा, इसका टीडीएस कटेगा, वो लास्ट में क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। तो अपने को निकालना है कि टीडीएस कैसे कटता है, तो टीडीएस इज इक्वल्स टू सेम सैलरी का रेट क्या है, स्लैब रेट, कि भाई स्लैब रेट से कटना है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो कम टू अवर आंसर। इलस्ट्रेशन नंबर क्या है सर आपका, इलस्ट्रेशन नंबर है 1। पेज नंबर जो है वो आपका क्या है, जो भी है
पेज नंबर अभी तुम लोग भूल जाओ, अपना अपनी बुक से जो भी आपका होगा वो कवर कर लो, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 1, तो टैक्स कंप्यूटेशन ऑफ टीडीएस टू बी डिडक्टेड, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कंप्यूटेशन ऑफ टीडीएस टू बी डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, कि भाई एम्प्लॉयर जो है वो कितना टीडीएस है वो डिडक्ट करेगा। तो अब सबसे पहले जो है वो क्या लेने वाला है, तो वो लेगा आपका ग्रॉस सैलरी, मतलब टोटल में जो उसने ली है ग्रॉस सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी ली है 7,30,000 प्लस नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट, नॉन मॉनेटरी पर्क, ठीक है। अब अगर वो आपको फैसिलिटी दे रहा है और पैसा नहीं दे रहा है उसके बदले, तो वो नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी परक्यूजिट्स होते हैं जहां पर आपको कैश में दिया जा रहा है, फैसिलिटी का पैसा ही कैश में दिया जा रहा है, ठीक है। नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट कितना है, 1,20,000 ना, 1,20,000। तो टोटल में कितना हो गया इनका ग्रॉस सैलरी, टोटल में ग्रॉस सैलरी हो गया इनका 8,50,000, इन दोनों का टोटल हो गया 8,50,000। अब इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस करेंगे, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 पुरानी रिजीम में, ऑप्शनल में तो माइनस कर दोगे, तो आपका जो टैक्सेबल सैलरी या टोटल जो इनकम है, क्योंकि और कोई इंटरेस्ट वगैरह तो है नहीं कहीं पर सेविंग बैंक वगैरह से, तो कितना आ गया 8,00,000 रुपए, ठीक है। तो पहले उसकी इनकम निकाल लिया, यही नॉर्मल करते हैं, फिर अब क्या निकालेंगे, टैक्स लाइबिलिटी। अब टैक्स लाइबिलिटी में उसकी एज देख लू मैं, तो उसकी एज जो है, क्वेश्चन नहीं, नहीं ये ना, अब कोई कोई एज नहीं है, 2.5 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अप टू 2.5 लाख तक नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे आगा 12,500, और 5 लाख के बाद बचा कितना, 3 लाख, तो नेक्स्ट 3 लाख इंटू 20%, कितना आ जाता है 3 लाख का 20%, 60,000, तो इसका हो गया प्लस 12,500 इज इक्वल टू 72,500, ठीक है, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 2,900 रुपए, तो टोटल आ गया आपका 75,400, ठीक है। टोटल कितना आ गया आपका 75,400, ठीक है। अब ये टोटल टैक्स है तो इतना डिडक्ट कर लेना चाहिए, तो या तो इसको मंथली अपन निकाल लेते हैं, मंथली अगर डिडक्ट करना है तो मंथली अमाउंट कैसे निकालेंगे, मंथली अमाउंट निकालेंगे 75,400 डिवाइड बाय 12, भाई सीधा एक तरीका है, डिवाइड बाय 12, और मैंने का कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 6283। बट ये तो तब हुआ ना 6283 जब वो मैंने मतलब हर महीना कंप्लीट कर रहा और नौकरी नहीं छोड़ रहा है। अगर वो फॉर एग्जाम्पल बीच में ही छोड़ देता है तो मेरे को एक एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल लेते ना कि इतना परसेंट टैक्स जो है वो उसका बनेगा ही बनेगा। तो 75,800 जो है वो टैक्स बन रहा है कितने में, 8 लाख में, इंटू 100, तो मेरा कितना बन रहा है 9.425%। तो दिस इज द एवरेज रेट ऑफ टैक्स, उसको क्या करना है, जितनी भी उसकी सैलरी इनकम मंथली आएगी उसमें 9.425% जो है वो डिडक्ट कर लेना, ठीक है। अब और ऑल्टरनेटिवली एक ऑप्शन ले सकते हो कि व्हेन टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट, जैसे फॉर एग्जांपल नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट क्या है, 1,20,000, तो अगर इस 1,20,000 पे एम्प्लॉयर जो है वो टैक्स भर रहा है, तो क्या तो फिर इसका टीडीएस कितना कटेगा, तो माइनस हो जाएगा। तो कैसे माइनस होगा, तो 8 लाख 8 लाख माइनस 1,20,000 कितना हो गया, 8, इफ टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, इफ इट इज पेड बाय एम्प्लॉयर, तो 8 लाख माइनस 1,20,000,
तो 8 लाख माइनस 1,20,000 कितना हो गया आपका? आपका हो गया 6,80,000 इज इक्वल्स टू 6,80,000। अब 6,80,000 इंटू 9.425%, तो कितना टीडीएस होगा? इंटू इक्वल्स टू साल भर का होगा 64,090। ठीक है, तो इतना टीडीएस वो डिडक्ट करेगा। और अगर मान लो कि एम्प्लॉयर को कितना टैक्स पे करना है, तो 1,20,000 इंटू 9.425% कर दोगे तो आपका आ जाएगा 11,310। तो उतना टीडीएस जो है वो कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा। एम्प्लॉय के हाथ में एग्जाम्प्ट रहेगा और एम्प्लॉयर को भी पीजीबीपी में अलाउ नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कम टू दी क्वेश्चन बैंक। क्या बोल रहा है? एंड employee of central government received arrear of salary for earlier 3 years। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है जिसको क्या बोलते हैं 3 साल पिछले सालों की सैलरी मिल रही है। ही इंक्वायर वेदर ही इज लाइबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन द एंटायर अमाउंट ड्यूरिंग द करेंट ईयर। ठीक है, अब पहली बात तो डिडक्ट एम्प्लॉयर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो डिडक्ट किसको करना चाहिए? टीडीएस सेंट्रल गवर्नमेंट को डिडक्ट करना चाहिए एम्प्लॉय का, तो बिल्कुल करेंगे। और 3 साल का अरियर सैलरी मिल रहा है तो उसको रिलीफ मिलेगी। और रिलीफ जो है वो किस में मिलेगी? तो रिलीफ मिलेगी सेक्शन 89 में जो है उसको रिलीफ मिल जाएगी। ठीक है, तो वो अपन पढ़ते हैं ना टैक्स में सैलरी में अरियर सैलरी मिलती है तो रिलीफ मिलता है, उसकी बात कर रहे हैं। अब 192A, 192 क्या है? अक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो अगर आपने आरपीएफ पढ़ा होगा, ठीक है, तो सैलरी हेड में क्या होता था? सैलरी हेड में जब मैं विड्रॉल के मतलब कि जब मैं विड्रॉ करती थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो अगर मैं 5 साल से ज्यादा की सर्विस की हूँ या फिर जो बिजनेस है और 5 साल से अगर कम है, तो मतलब अगर 5 साल से कम की सर्विस है बट जो एम्प्लॉयमेंट है वो मेरी वजह से टर्मिनेट नहीं हुआ है, एम्प्लॉयर की वजह से हुआ है, या फिर एम्प्लॉयर का बिजनेस शट डाउन हो गया, या फिर मेरी इल हेल्थ की वजह से मेरा 5 साल का कम का सर्विस, तो मेरा एग्जाम हो जाता था। ठीक है, क्या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का जो बैलेंस है उस पर टैक्स नहीं लगता। तो वो यही बोल रहा है कि मिस्टर टंडन रिसीव्ड अ सम ऑफ 1,75,000 एज प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ। ठीक है, बिफोर कंटिन्यूशन ऑफ 5 साल से पहले विड्रॉ हो रहा है ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इल हेल्थ। 5 साल से पहले वो इल हेल्थ के लिए या तो एम्प्लॉयर का बिजनेस शट डाउन हो गया इस वजह से, या फिर उसकी कोई गलती नहीं है उससे अगर हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, अब एक चीज समझना कि कोई इनकम अगर सामने वाले के हाथ में एग्जाम्प्ट है तो क्या मैं टीडीएस डिडक्ट करूं? नहीं, क्योंकि भाई उसको टैक्स ही नहीं देना है, तो क्या मेरी टीडीएस की लायबिलिटी आएगी? नहीं। तो क्या इस ट्रांजैक्शन पे टीडीएस की लायबिलिटी आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 193 क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी मतलब समझ जाओ मेनली डिबेंचर, कि डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट है, कंपनी पे कर रही है किसको? अपने शेयर होल्डर्स को। तो 193 दैट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। रेट कितना है बेटा? यहाँ पर 10%। थ्रेशहोल्ड वो कितना है आपका? 10,000। ठीक है, क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑफ 1650 पेड बाय एक्स वाई जेड लिमिटेड टू कुश एंड 5500 टू एचयूएफ। तो मैंने 1650 रुपए कुश का इंटरेस्ट जो है वो सॉरी 1650 रुपए कुश को इंटरेस्ट मिला और 5500 रुपए एचयूएफ को इंटरेस्ट मिला है किसी कंपनी से डिबेंचर का। तो विद 10,000 पर में लिमिट देखते हैं, तो सिंस ये दोनों जो है वो लिमिट के नीचे है, 10,000 के नीचे है, तो क्या टीडीएस कटेगा? नहीं कटेगा। ऑन 15 मई 2025 बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक। हाँ, इंपॉर्टेंट है कि अकाउंट पे चेक से मिला है। ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर्स ऑफ कंपनी हेल्ड बाय देम सेपरेटली, डिबेंचर ऑफ एक्स वाई जेड आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। टीडीएस नहीं कटेगा सिंस दे आर लेसर देन थ्रेशोल्ड, 10,000 से नीचे के थ्रेशोल्ड पे। नो टीडीएस सिंस इंटरेस्ट लेस देन 10,000। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑफ 6500 पेड बाय पवन लिमिटेड टू कामिनी, 4500 टू महक एचएफ। सेम पॉइंट है कि 10,000 से नीचे है भैया, तो क्या टीडीएस कटेगा? नहीं। तो इंटरेस्ट 1600 6500 टू पवन लिमिटेड पे हुआ है, कामिनी को दिया है 4500 टू महक एचएफ ऑन 31 जनवरी 2026 बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर ऑफ द कंपनी हेल्ड बाय देम। डिबेंचर्स ऑफ पवन लिमिटेड आर नॉट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड। सी, यहाँ पर लिस्टेड है और यहाँ पर नॉट लिस्टेड है, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। नो टीडीएस बिकॉज
इट इज लेस देन थ्रेशोल्ड। ठीक है, क्या बोलता है ये नेक्स्ट आगे। मिस्टर मरवा एज 80 years होल्ड 6.5 गोल्ड बॉन्ड्स 1977 ऑफ 2 लाख एंड 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 3 लाख। ही रिसीव ईयरली इंटरेस्ट ऑन दीज बॉन्ड ऑन 28 फरवरी। 28 फरवरी को जब उनको क्या बोलते हैं इंटरेस्ट मिलता है तो टीडीएस टीसीएस लगा होगा कि नहीं लगा होगा। तो पहली बात तो अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2 लाख का 6.5% कितना होगा? 2 लाख इंटू 6.5% होता है आपका 13,000, मोर देन 10,000। और 7% 3 लाख का, 3 लाख का 7% होता है 21,000। तो इंटरेस्ट जो भैया दोनों का 10,000 से ज्यादा है, दोनों में ही लगेगा। तो इस पे लगेगा 1,300 रुपए और इसमें लगेगा 2,100 रुपए। तो टोटल कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है? 3,400 रुपए। आई होप आई एम क्लियर। तो दिस इज योर 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। आपको रुकना है, पढ़ना है। तो मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि टीडीएस टीसीएस आप एक बार में 5-6 घंटा लगे रहे। जितना वीडियो है उतना टाइम दो, प्लस एक एक बार क्वेश्चन होते जा रहे हैं, अगर समझ आते जा रहा है आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, वापस से सॉल्व करने की कोशिश करो तो आपका इजी हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं अभी बाद में, एक बार भी पढ़ लिया फिर 10 दिन बाद वापस से फिर कभी एक बार और। तो रिविजन जो मल्टीपल रिविजन है दैट मेक्स टीडीएस एंड टीसीएस इजियर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 किसका है? 194A। 194 है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, मतलब 193 से अदर वाला इंटरेस्ट। तो इसमें क्या आएगा? एफडी का इंटरेस्ट, आरडी का इंटरेस्ट और आपका अगर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, क्या बोलता है ये? तो ये बोलता है एग्जामिन द टीडीएस इम्प्लीकेशन अदर देन अंडर सेक्शन 194A इन द केसेस मेंशन्ड हियर अंडर। क्या बोल रहा है? ऑन 1 अक्टूबर 2024 Mr. Paresh made 6-month FD of 12 lakh, 10% per annum with XYZ Cooperative Bank. The fixed deposit matures on 31 मार्च 2025। तो पहली बात तो 12 लाख की एफडी है, 10% का रेट है, इनटू कितने महीने के लिए है? तो 6 महीने की जो है वो क्या है? एफडी है। तो इंटरेस्ट कितना आ गया? इंटरेस्ट आ गया 60,000। अब यहाँ पर जो आपका लिमिट है वो कितना है? 50,000 नॉर्मल के लिए और 1 लाख सीनियर के लिए। तो ये तो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो इस पे टीडीएस कटेगा, कितने में कटेगा? 10% पे। तो कितना कट जाएगा? 6,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलते हैं? ऑन 1 जुलाई 2024 मिस्टर सुरेश मेड अ 3 9 month फिक्स डिपॉजिट ऑफ 5 लाख ईच। 3 एफडी करी है और तीनों एफडी 9 महीने की करी है और 5 लाख रुपए ईच का करा है। ठीक है, कैरिंग इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम, सबका 8% इंटरेस्ट है। विद बापू नगर ब्रांच, मालवी नगर ब्रांच एंड अम्बे नगर ब्रांच ऑफ पीएनबी, एक ही बैंक के अलग अलग ब्रांच में। तो ये क्या दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा है कि 50,000 या 1 लाख मैं अलग अलग ले लूंगा, बट सरकार इज ऑल्सो वेरी माइंडेड। 50,000 1 लाख जो है वो टोटल में है, क्योंकि बैंक जो है वो सीबीएस फॉलो करते हैं, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम, आजकल सारे बैंक करते हैं। ठीक है, द फिक्स डिपॉजिट मैच्योर्स ऑन 31 मार्च 2025। तो इंटरेस्ट कितना होगा? पहले तो 5 लाख है, 3 बैंक में है। ठीक है, उसके बाद 8% के लिए है और 9/12 12 महीने के लिए। तो आपका टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 90,000 विच इज मोर देन 50,000। 10% के हिसाब से आपका हो जाएगा 9,000 रुपए टीडीएस। आई होप आई एम क्लियर। यस। On 1 जुलाई 2024 मिस्टर राजेश स्टार्टेड 9 month रेकरिंग डिपॉजिट ऑफ 1,80,000 पर। रेकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं 9 मंथ का 6.5% पर एनम विद टीपी बैंक। द रेकरिंग डिपॉजिट मैच्योर ऑन 31 मार्च 25 को। इंटरेस्ट जो है वो क्या है आपका? 42,590, लेस देन 50,000, नो टीडीएस, क्योंकि थ्रेशोल्ड से कम है ये। इंटरेस्ट पेड ऑन एफडी 2 लाख रुपए, टैक्स डिडक्टेड 31/12/25, पेड ऑन 28 सितंबर। तो पहली बात तो इंटरेस्ट ही 2 लाख है, मतलब ये तो 50,000 की लिमिट से ज्यादा ही है, और टैक्स डिडक्ट हुआ 31/12 को। ठीक है, तो पहली बात तो 2 लाख इंटू 10% इज इक्वल्स टू हाउ मच? 20,000 रुपए टीडीएस कटेगा। प्लस सिंस उसने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग अज्यूमिंग की 31 अक्टूबर है, तो इसको एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंस अलाउ। ठीक है, और अगर अभी आपको ये साइड में नहीं लिखना है, आपको चेक वेक करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो आंसर बुक आपको मिलेगी उसमें पूरे आंसर्स लिखे हुए हैं। ठीक है,
तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं आंसर नहीं लिखा तो नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको आंसर मिल जाएंगे और आप रेपिटेटिवली अपने आप को चेक कर पाओगे, तो उससे बेटर है कि आप आंसर बुक सामने रख सकते हो और अपने आप को चेक कर सकते हो कि पहले देख के आप डिसाइड करो कि क्या होगा आंसर, एंड देन मूव टू द आंसर बुक। और ऑब्वियसली एक स्केल का यूज कर सकते हो आंसर बुक कैसे छुपाने के लिए, आंसर मतलब बंद करने के लिए कि बुक जो है पूरी बंद ना हो जाए, ठीक है। तो प्लीज जो जिस मोटिव से दोनों को अलग अलग रखा गया है उस मोटिव का पूरा फायदा उठाएं। और अगर आप ये सारी चीजें करने के बाद और मेरे लेक्चर्स या मेरी बुक या मेरे किसी भी रिसोर्सेज से पास हो जाते हैं, तो प्लीज उसके बाद थैंक यू के लिए एक यूट्यूब कमेंट या इंस्टाग्राम कमेंट या एक इंस्टा स्टोरी या कहीं पर भी आप हमें मेंशन कर सकते हैं और अपना थैंक यू जो वो बोल सकते हैं। आप लोग के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज होगी और आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हम और मेहनत करें और अपनी बुक्स को इतनी जबरदस्त बनाएं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत जल्दी जो है वो पास हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट बोल रहा है अ सम ऑफ 42,000 हैज बीन क्रेडिटेड एज इंटरेस्ट। 42,000 क्रेडिट हुआ है ना बाय बैंकिंग कंपनी, तो ये नहीं होगा, नो टीडीएस। 50 से कम है, इंटरेस्ट ऑफ 45,000, नो टीडीएस ऑन 1 मई 2025 मिस्टर ब्रिज। अरे सेम क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको रिमूव भी कर सकते हो। मिस्टर एजी प्राइवेट लिमिटेड टू का लोन ऑफ 50 लाख फ्रॉम हरिदास, ठीक है। एक प्राइवेट कंपनी ने लोन लिया है, लोन लिया 50 लाख का हरिदास से। इट क्रेडिटेड द इंटरेस्ट ऑफ 79,000 पेबल टू हरिदास फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26। एजी प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट लाइबल फॉर टैक्स ऑडिट इन 24-25 एंड 25-26। अब लोन किससे लिया है, हरिदास से। टीडीएस किसको डिडक्ट करना है, एजी प्राइवेट लिमिटेड को। बट 194 ए क्या बोलता है कि पेयर कौन होता है, इंडिविजुअल एचए जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा है। बट ये तो कंपनी है एजी प्राइवेट लिमिटेड, तो क्या कंपनी के केस में कोई कंडीशन लगी हुई है क्या, नहीं, तो इसको टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है क्योंकि कंपनी के केस में टर्नओवर की लिमिट नहीं देखनी। और पेयर कौन है यहाँ पर, कंपनी है। तो 50 लाख पे 79,000 का 10%, 7,900, 10%, 7,900 का टीडीएस जो है वो। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। अब 194 बी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्या बोलता है ये, अ टीवी चैनल पेज 10 लाख एज प्राइस मनी टू द विनर ऑफ क्विज प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर यहाँ पर विनिंग मतलब कोई भी विनिंग ना, लॉटरी वॉटरी कहीं भी, क्रॉसवर्ड पजल किसी भी जगह से, गेम शो अगर कुछ भी जीत के आ गए तो उसका, तो जिसका रेट कितना है 30%, ठीक है। और 10,000 से ऊपर सिंगल ट्रांजैक्शन पे आपको टीडीएस लगेगा। तो यहाँ पर आपका 10 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 3 लाख। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, वाई एंड कंपनी एंगेज्ड इन रियल एस्टेट बिजनेस कंडक्टेड अ लकी डिप एंड गेव मारुति कार। अब भाई कार का टीडीएस कैसे काटते हैं, मारुति का कैसे 30% टीडीएस काटते हैं। तो यहाँ पर ना जब आप विनिंग काइंड में देते हो तो जो ऑर्गेनाइजर है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको सामने वाले से टैक्स कलेक्ट करना है बिफोर हैंडलिंग दी कार टू हिम। टैक्स कलेक्ट, कैश में पैसा लेके, एडवांस टैक्स लेके, और क्या बोलते हैं किसी भी तरीके से उसको टैक्स पे करवा के जो है वो उसके बाद ही क्या बोलते हैं कार जो है वो देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोलता है ये, कॉल वॉर्नर लकी ड्रॉ प्राइस 21,000, लकी ड्रॉ इसने ऑर्गेनाइज किया है, जो भी करे 21,000 इंटू 30% कितना हो गया, 6,300, तो यहाँ पर आ जाएगा 6,300, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका 194 डबल बी। तो 194 डबल बी दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 60। हॉर्स रेस विनिंग, तो अगर आपका कोई क्या बोलते हैं टर्फ क्लब अवार्ड जैकपॉट 5 लाख टू द विनर्स ऑफ इस रेसेस, तो 5 लाख रुपए मिला है। 5 लाख इंटू 30% कितना हो गया आपका 1.5 लाख रुपीज, टीडीएस कटेगा। और हॉर्स रेस से मिला है 1.5 लाख, तो इंटू 30% कर देंगे तो यहाँ पर कटेगा 45,000। तो कुछ नहीं, इसमें तो एकदम सिंपल है, ये विनिंग वाले में 30% टीडीएस लगता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन वी हैव इज पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो पे है जिसका हम काट रहे हैं, बेसिकली जिसका हम काट रहे हैं, जिसको पैसा दे रहे हैं, अगर वो इंडिविजुअल है या फिर वो एचयूएफ है, तो उसके लिए अपन रेट काट रखेंगे 1% से काटना है, अदर्स का हमको काटना है किसे 2%।
ठीक है। अब क्या बोलता है, मिस्टर राहुल अ होलसेल ट्रेडर ऑफ स्पाइसेस हुज ग्रॉस टर्नओवर इज 5 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24। ये भी देखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसका जो पेयर है ना वो कौन है, तो इसका पेयर वो है कि इंडिविजुअल एचयूएफ जो भी अमीर वाला, कौन? जिसका टर्नओवर 1 करोड़ या फिर 50 लाख से ऊपर है, और अदर्स में फिर क्या आ जाएंगे, ऑल। तो ये इसका पेयर है। तो यहाँ पर मुझे पेयर भी देखना पड़ेगा और पेई भी देखना पड़ेगा। रेट के लिए पेई देखूंगी और काटने के लिए पेयर देखूंगी। तो जो काट रहा है उसका भी टर्नओवर या तो 1.5% आता है अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो, अदर्स है तो ऑल। ठीक है। तो इसका टर्नओवर कितना हो गया भैया, 5 करोड़ हो गए। तो नेचर ऑफ पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस गो डाउन ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च 2025। मिस्टर अखिलेश इज एन इंडिविजुअल अमाउंटिंग टू ₹5 लाख। कि अखिलेश जो है वो इंडिविजुअल है, तो अखिलेश के लिए रेट क्या लगेगा, तो अखिलेश के लिए जो है रेट लगेगा 1%। तो 5 लाख का 1%, 5,000। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है ये, पेमेंट ऑफ 1,75,000 मेड टू मिस्टर वैभव फॉर परचेज ऑफ कैलेंडर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ एबीसी लिमिटेड। ठीक है। However, no material was supplied for such calendar by ABC Limited to Vaibhav। तो अब एबीसी लिमिटेड ने कोई अपना कैलेंडर नहीं दिया, बोला नहीं कि ये कैलेंडर हमारा ले लो, इस पे अपना नाम प्रिंट करके दो या इसको आपको कस्टमाइज करके दो। वैभव ने कहीं से कैलेंडर खरीद लिया और उसको फिर एबीसी लिमिटेड को बेच दिया। तो क्या ये कस्टमाइजेशन है? नहीं। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। ये तो सेल की बात है भाई, सेल पर टीडीएस लगता है क्या? नहीं लगता। तो सेल है ये, टीडीएस लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ठीक है। सो सेल, नो टीडीएस। अगर मटेरियल सप्लाई करता, ठीक है, अगर एबीसी लिमिटेड मटेरियल सप्लाई करता तो उस केस में टीडीएस लगता। By virtue of agreement with a nationalized bank, a catering organization receives 50,000 per month towards supply of food, water, snack during the office hours to the employees of the bank। यहाँ पर क्या बोलते हैं, पेमेंट कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। ठीक है। किसी केटरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो 50,000 है, तो इसकी लिमिट ऐसे भी सिंगल ट्रांजैक्शन पे कितनी है, 30,000। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में देखना है 30,000, और अगर आपका मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट है तो आप देखोगे क्या, 1 लाख। तो आप तो दो केस में ही फाइल कर, मतलब कॉल कर सकते हो। अगर मैं कोई पर्सन हूँ तो मेरा किसी पर्सन के साथ या तो सिंगल ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा अभी तक, या तो मेरे पास मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होंगे, मतलब या तो मैं एक एंटर कर चुकी फिर दूसरा एंटर करने वाली हूँ। तो जब तक किसी का सिंगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लिमिट कितनी होगी, 30,000। अब किसी के साथ मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ठीक है, तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जाम्पल अगर 30,000 से ज्यादा का है तो टीडीएस कटेगा। और अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से कम का है तो उस केस में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट देखूंगी, क्या मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख से ज्यादा का है कि नहीं। तो पहले मैं देखूंगी कि जो मेरा सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है क्या वो 30,000 से ज्यादा है, नहीं। फिर मैं सेकंड देखूंगी क्या मेरा मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख से ज्यादा है, तो फिर टीडीएस कटेगा। तो यहाँ पर कटेगा 50,000 इंटू 12 और इंटू 2%, क्योंकि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपका आंसर आ जाएगा 12,000। नेक्स्ट, मिस्टर महेश पेड 6 लाख ऑन 15 अक्टूबर 2025 टू मैसर फ्रेश कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है। He engaged in the wholesale business of fruit and vegetable in India, having a turnover of 3 करोड़ during the previous year 24-25। अब ये जो फ्रेश कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट, तो एक चीज समझना कि दो चीज होती है, एक होता है कोल्ड स्टोरेज, एक होता है वेयर हाउस। तो कोल्ड स्टोरेज पे ना वो आपको कूलिंग की फैसिलिटी दे रहा है, वो आपको आपकी सब्जियां प्रोटेक्ट करने का पैसा ले रहा है रादर देन जस्ट रेंटिंग द प्रेमाइसेस। ठीक है। तो इसीलिए 194 सी लगता है। तो कोल्ड स्टोरेज में सिंस उसका पर्पस आइटम को प्रिजर्व करना भी है, इसलिए 194 सी लगेगा। और 194 आई लगेगा नॉर्मल स्टोरेज और वेयर हाउस में। अगर नॉर्मल स्टोरेज है, वेयर हाउस है, और नॉर्मल स्टोरेज और वेयर हाउस अगर है तो उस केस में क्या बोलते हैं, आपको लगेगा 194 आई, क्योंकि मेन पर्पस जो है वो रेंटिंग का है। ठीक है। जमीन और लैंड यूज करने का है 194 आई में, तो वो नॉर्मल स्टोरेज होता है। ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि क्या कोल्ड स्टोरेज में 194 सी है, बिल्कुल है। तो 6 लाख का 2%, 6 लाख इंटू 2%, तो 6 लाख का 2% कितना है सर? 6 लाख का 2% है 12,000। नेक्स्ट क्या बोलता है, एक्स एंड कंपनी फर्म एंगेज्ड इन होलसेल बिजनेस assigned a contract for construction of its godown building to Ravi, a contractor, and paid 25 लाख to Ravi as a contract payment। तो भाई सीधा सीधा आपको, रवि इंडिविजुअल है, 25 लाख इंटू 1%, तो कितना हो जाएगा, 25,000।
कितना टीडीएस काटना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, गोडाउन, ये सब कवर होता है उसकी वर्क के डेफिनेशन में। तो हाँ, एक चीज 194C में आपको ध्यान रखना है कि अगर लेबर सप्लाई है, कंस्ट्रक्शन है, केटरिंग है, ट्रांसपोर्ट है, तो सारी चीजें 194C में आती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंटीरियर वर्क डन बाय मिस्टर हरी फॉर ₹2 लाख ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, पेमेंट मेड इन March 26, टैक्स डिडक्टेड फॉर 30 जून। ठीक है, तो पहली बात तो क्या बोलते हैं, 2 लाख है तो 2 लाख रुपए मिस्टर हरी 1%, तो 2 लाख इंटू 1% कितना हो गया आपका 2000। 2000 प्लस पूरा खर्चा अलाउ हो जाएगा क्योंकि वो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले पे हो। ठीक है, एबीसी लिमिटेड मेक्स द पेमेंट ऑफ 1,50,000 टू रामलाल एन इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर हु ओन 6 ट्रक्स थ्रू आउट द ईयर, ही डज नॉट फर्निश फैन। सिंस वो फैन फर्निश नहीं कर रहा है, टीडीएस कटेगा और 1.5 लाख पे टीडीएस काटना पड़ेगा और हायर रेट से काटना पड़ेगा। तो 1.5 लाख इंटू 20% सीधा, तो कितना रेट से कटेगा, 30,000 से। अगर वो पैन फर्निश कर दे तो उसको टीडीएस कटता है क्योंकि 10 तक का टीडीएस नहीं कटता। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ एन अग्रीमेंट विद सेम क्वेश्चन यू कैन कट दिस आउट, ये वर्च्यू। उसके बाद एबीसी लिमिटेड इज द प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस, ड्यूरिंग द इयर्स it sold natural gas worth ₹26,50,000 to Mrs. Deep, a partnership firm. Also include 1,70,000 as freight for the transportation of gas. It raised invoice and clearly segregated the value of gas as well as the transportation charges. See, अब एक बात समझना कि अगर मैं क्या कर रही हूँ, गैस कहीं से मंगा रही हूँ तो गैस का पैसा दूंगी, प्लस जब गैस आ रही है तो ट्रांसपोर्टेशन क्या सेलर ही दे रहा है या कोई थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो अगर सेलर ही ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है तो वो उसकी एंसिलरी सर्विसेज है, तो उसमें आप क्या बोलते हैं 194C नहीं लगा सकते सेलर के साथ। ठीक है, क्योंकि सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बट अगर कोई थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर है जो आपको ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वहां पर 194C लगेगा। तो ट्रांसपोर्ट के केस में एक चीज ध्यान रखना कि अगर सेलर ट्रांसपोर्टर है नो टीडीएस, और अगर थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर है तो टीडीएस लगेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ABLLP पेड जॉब चार्जेस टू XYZ, a partnership firm for doing embroidery work on fabric supplied by ABC LLP. See, यहाँ पर ABC LLP खुद ही फैब्रिक सप्लाई करके और उसी के आइटम में काम हो रहा है, तो उस वजह से यहाँ पर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, डूइंग द प्रीवियस ईयर 25-26 अंडर द बिल इतना इतना 27,000, तो ये 30,000 से कम है नो टीडीएस, 25,000 30,000 से कम है, 28,000 भी 30,000 से कम है और तीनों मिला के 1 लाख से भी कम है। बट यहाँ पर ये 30,000 से भी ज्यादा है और सब मिला के 1 लाख से भी ज्यादा है, तो टीडीएस यहाँ पर कटेगा और सबको टोटल कर लोगे तो आ जाएगा आपका 1,12,000। 1,12,000 पे टीडीएस काटना है। अब पेड जॉब चार्जेस, तो एबीसी एलएलपी किसको पे कर रही है, पार्टनरशिप फॉर्म 2%, 2240, इतना जो है वो टीडीएस डिडक्ट होगा, किसका होगा, पार्टनरशिप फॉर्म का। आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है 194 DB फॉर व्हाट, दलाल। ठीक है, 2%। अब an insurance company paid 45,000 in insurance commission to its agent, simple, 45,000 into 2%, 20,000 तक नहीं है, उससे ऊपर है, इज इक्वल्स टू 900 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 194 DA। DA इज व्हाट योर डेथ आफ्टर मेच्योरिटी, मतलब मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसके लिए ना मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी, एक चार्ट है मेरे पास आपके लिए जो कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है और बनाना भी बहुत जरूरी है कि 194A में आप 194DA में आप टीडीएस कैसे काटते हो। तो पहले आपको चेक करना है कि क्या आपका मेच्योरिटी अमाउंट लेस देन 1 लाख है। अगर लेस देन 1 लाख है नो टीडीएस, उस केस में फिर टीडीएस लगेगा ही। फिर आपको चेक करना है कि अगर ये एप्लीकेबल नहीं है, फर्स्ट यहाँ पर लिखा ये चेक करना है। ठीक है, अगर ये एप्लीकेबल नहीं है आपको सेकंड चेक करना है कि क्या उसकी मेच्योरिटी 1010D में एग्जेम्प्ट तो नहीं है करके। ठीक है, तभी क्या चेक करते हैं, तो उसकी पॉलिसी क्या 2023 से पहले इशू हुई है, तो उसका प्रीमियम अगर 10%, 15% या 20% ऑफ सम अश्योर्ड तक है तो नो टीडीएस। ठीक है, और अगर 2023 के बाद इशू हुई है
तो प्रीमियम तो देखेंगे ही, साथ में अपन देखेंगे कि जो प्रीमियम पे हो रहा है वो टोटल में जितनी पॉलिसीज का 5 लाख के अंदर है कि नहीं। अगर ये दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, नो टीडी। ठीक है, वापस से बोल रही हूँ, पहले चेक करेंगे मैच्योरिटी 1 लाख से कम है तो नहीं है, ठीक है आगे बढ़ो। तो क्या मैच्योरिटी 1010D में एग्जाम्प्ट है, तो क्या 2023 से पहले पॉलिसी लिए तो ये चेक करेंगे, 23 के बाद लिए तो दोनों चेक करेंगे। ठीक है, नाउ कम टू 194DA। ये एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ टैक्स रिडक्शन सोर्स 194DA इन द फॉलोइंग केसेस। क्या बात करता है, ये बोलता है सर मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट इज ड्यू टू रिसीव 4.5 लाख ऑन 31 मार्च 2026। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक्स जो है एक रेसिडेंट है जिसको 4.5 लाख रुपए मिल रहे 31 मार्च 2026 को टुवर्ड्स मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन 1/4/2023 फॉर विच द सम अश्योर्ड इज 4 लाख एंड द एनुअल प्रीमियम इज 1,25,000। सम अश्योर्ड 4 लाख, एनुअल प्रीमियम इतना है। पहली बात तो ये बोल रहा है कि क्या ये 1 लाख से कम है, नहीं 4.5 लाख भैया। मेच्योरिटी 1010D में एग्जाम है, मतलब आपको बोल रहे हैं कि सम अश्योर्ड 4 लाख, तो प्रीमियम 40,000 तक होना चाहिए क्योंकि 1/4/2023 को पॉलिसी दी है। तो भैया ये तो हमारा ज्यादा है, प्लस जो 1 साल का प्रीमियम है 5 लाख से कम है, बट इधर ज्यादा है। ठीक है, तो उस केस में जो है वो क्या हो जाएगा, आपका टीडीएस कटेगा। और कितने में टीडीएस कटेगा, ठीक है। तो आपको जितना आपने प्रीमियम कितने का पे किया, 4 साल का पे किया, कैसे 1/4/2023 में पॉलिसी लिए 2026 में मेच्योर हो रही, 4 साल हो गए, तो 4.5 लाख रुपीज आपको मिला माइनस 1,25,000 इंटू 4 साल, सॉरी 24, 25, 26 3 साल है, तो 1,25,000 इंटू 3 साल इज इक्वल टू 3,75,000। तो इन लोगों का डिफरेंस कितना बच गया, 75,000। 75,000 इंटू 2% इज इक्वल टू हाउ मच, 1,500 रुपये। तो टीडीएस कितना कटेगा, 1,500। प्लस वन करेक्शन है, दोनों साथ में नहीं, दोनों और में सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये एंड नहीं है, ये और है ना, कि दोनों में से अगर कोई एक भी सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये बोल रहा है कि या तो ये इसके अंदर होना चाहिए प्लस अप टू 5 लाख, नहीं नहीं एंड, ठीक 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 बोल रहे हैं, क्योंकि अगर वो होता तो हाँ एंड में सेटिस्फाई, तो ये दोनों साथ में सेटिस्फाई होना चाहिए, ये कम नहीं होना चाहिए और प्रीमियम जब 5 लाख के अंदर होना चाहिए तो टीडीएस नहीं कटेगा। प्रीमियम 5 लाख के ज्यादा हुआ तो टीडीएस कट जाएगा और उसमें भी कट जाएगा, तो यहाँ पर टीडीएस कट गया। अब क्या बोलता है, वाई को मिल रहा है कितना, 3.9, तो ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा मिल रहा है। एलआईसी पॉलिसी टेकन ऑन 31 मार्च 2014, तो किस, तो वहां पर होता है 2012 के बाद लिया, ठीक है। तो 2000 तो 10%, सम अश्योर्ड 3.5 लाख, एनुअल प्रीमियम 26,000, तो ये तो इसके अंदर हो गया ना, मतलब 10% के अंदर हो गया, 35,000 है, 16,100। और ये जो है वो एक, तो ये वाली सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो नो टीडी एस नहीं कटेगा। फिर कितना पैसा मिला, 95,000 नहीं कटेगा क्योंकि पहले चेक करते हैं अपन कि पैसा मिला कितना है। 29 मिसेस वर्षा रिसीव 95,000 नो टीडीएस। और 31 मार्च 26 टुवर्ड मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पूरा पढ़ सकते हो आप, आई थिंक सेम ही क्वेश्चन, चाहे तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। मिस्टर प्रभाकर इज ड्यू टू रिसीव 6 लाख 31 मार्च 26, मैच्योरिटी टुवर्ड्स एलआईसी टेकन ऑन 1/4/2022, पहले ली थी 5.75 एनुअल प्रीमियम में 1,40,000, तो 57,500 140 ज्यादा है, मिला कितना है 6 लाख। कितने साल हो गए, 2026, 22 से 26, 24, 25, 23, 24, 25, 26, 4 साल, तो 1,40,000 1 साल का प्रीमियम है, 4 साल का प्रीमियम होगा 5,60,000। 5,60,000 रुपए प्रीमियम भरा है, 6 लाख रुपए मिला है मेरे को, तो मेरे को मिला कितना नेट, 40,000। 40,000 का 2%, मेरा आंसर आ जाएगा 800 रुपए। 800 रुपए जो वो टीडीएस कट जाएगा। तो दिस इज योर 194 DA। यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, बट अगर आप वो चार्ट फॉलो करोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट इज योर वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन 194E, कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन है, रोनाल्डो ले लो, स्पोर्ट्स एसोसिएशन बीसीसीआई, और एनआर एंटरटेनर में निक जोनस को ले लेते हैं, ठीक है।
अब अगर ये लोग इंडिया आ रहे हैं तो इनको, अगर ये जो अपना आर्टिकल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि अगर ये आर्टिकल कंट्रीब्यूट करने के लिए आ रहे हैं, गेम खेलने के लिए अगर इंडिया में ला रहे हैं, या कुछ परफॉर्म करने के लिए इंडिया में आ रहे हैं, और न्यूज़पेपर आर्टिकल मैगजीन एड के लिए अगर इंडिया में आ रहे हैं, तो फिर उनको टीडीएस कटेगा 20.8। 28 है, 4% का सेस मिला के 20.8। ठीक है, और ये 3 लोगों के ऊपर ही, अगर इसके अलावा कोई अलग पर्सन हुआ तो नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैच रेफरी हो गया, या फिर एम्पायर हो गया, तो उन लोगों पे नहीं है। वो कमेंटेटर हो गया, उन लोगों पे नहीं है। सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन जो खेल रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर बस। ठीक है, calculate the amount of tax to be deducted for payment made to Ricky Ponting, Australian cricketer, for newspaper contribution article 25 into 20.8%। कितना हो गया आपका? 5200। Next payment of 27,000 to Jackie Callis, a South African cricketer, by an Indian newspaper agency on 2 July, contribution article of cricket इंटू 20.8। कितना हो जाएगा भाई इसका? 27,000 इंटू 20.8, 5616। फिर 10 लाख दिए एनआर एंटरटेनर को परफॉर्म करने के लिए, तो आ जाएगा 2,08,000 रुपए। और वर्ल्ड मैगजीन में 4 लाख दिए हैं, तो 4 लाख इंटू 20.8 कितना आ गया भाई? तो आपका आ गया 83,200। ठीक है, तो ये जो है वो आपको वो है। फिर ये जो है वो तो रिमूव करना है। 194 जीजीज फॉर गैम्बलिंग कमीशन रेट कितना है? 2%। तो 20,000 तक टीडीएस नहीं है, तो नो टीडीएस। स्टेट गवर्नमेंट ने 20,000 रुपए पे किए, 20,000 तक टीडीएस नहीं है। 194 एच हाई कमीशन ब्रोकरेज रेट कितना है? 2%, लेकिन 20,000 से ऊपर थ्रेशोल्ड है 20,000 का। गोलू एंड इंडिविजुअल गारमेंट बिजनेस कैरी कर रहे हैं, टर्नओवर 95 लाख। ओ माय गॉड, 194 एच तो बोलता है कि 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, उसने पेमेंट किया है विजय को 1,20,000, नो टीडीएस, क्योंकि जो पेयर है वो एलिजिबल नहीं है। मैंने आप लोग को चार्ट में ही पढ़ाया था कि इन सेक्शंस पे टीडीएस काटने के लिए ए सी एच, अभी अपन एच पढ़ रहे हैं, जे और आई, इसमें आपको जो पेयर है उसका इंडिविजुअल एचयूएफ है तो टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर और 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए, और अदर पर्सन है तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, कौन सेक्शन के लिए? इसके ए सी एच जे आई, तो उसके लिए बोल रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन है 194I. Mr. Anand has been running a sole proprietary business whose accounts are audited under Section 44AB of Income Tax Act. He pays a monthly rent of 15,000 for the office premises to R, an individual who himself has taken the same on rent. Besides, the Anand also pays a service charge of 10,000 per month to R towards the use of furniture, fixture, vacant land, appurtenant thereto. तो बेसिकली रेंट तो बेटा इसने 25,000 रुपए भरा है, सब रेंट इंक्लूड करता है, घर का, प्लांट मशीनरी का, सबका मिला के 50,000 पर मंथ होना चाहिए। बट आपका जो पेमेंट है वो तो 50,000 पर मंथ से कम है, तो इसलिए नो टीडीएस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 50,000 पर मंथ रेंट, नो टीडीएस। 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। 1,70,000 पेड बाय पार्टनरशिप हम यूज ऑफ प्लांट मशीनरी, नो टीडीएस। फैक्ट्री रेंट पेड टू मिसेस राव 15 लाख एस टीडीएस डिडक्टेड पर 1/12 2026। ये इसको अलाउ नहीं होगा एक्सपेंस। फैक्ट्री रेंट पेड टू मिसेस राव 15 लाख रुपए टीडीएस कट जाएगा। 15 लाख पे कितना टीडीएस कटेगा? फैक्ट्री रेंट है तो 10%, 1.5 लाख का टीडीएस, बट खर्चा अलाउ नहीं होगा क्योंकि पे हुआ है 1/12/2026 को। ठीक है, ड्यू डेट ऑफ आरओआई के बाद अगर टीडीएस पे करोगे तो 30% डिसअलाउ हो जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 194 IA, इमूवेबल एसेट का सेल। तो लैंड बिल्डिंग बेच रहे हो अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड। सी रूरल अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड, इसको कर देना रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे टीडीएस नहीं कटता। अब क्या बोल रहे हैं? मिस्टर ए सोल्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी इन बैंगलोर एज वेल एज रूरल एग्रीकल्चर लैंड फॉर कंसिडर 60 लाख 50 लाख टू मिस्टर वाई। ही हैज परचेज्ड द हाउस प्रॉपर्टी एंड लैंड इन ईयर 10-40 लाख। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड रेट ऑफ ट्रांसफर इज 85 लाख एंड 20 लाख फॉर द हाउस प्रॉपर्टी, और रूरल एग्रीकल्चर लैंड का है 20 लाख। अब सी, अब अपन बात करेंगे किसकी? बायर की। और बायर को टीडीएस डिडक्ट करना है सिर्फ घर में 85 लाख और 60 लाख विच एवर इज हायर, क्योंकि आप करते हो सेल वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी विच एवर इज हायर का 1 लाख। तो यहाँ पर आपका 85 लाख इंटू 1% कितना आ जाएगा? 8500। कितना टीडीएस आपको काटना पड़ेगा? किसका? सेलर का।
और सेलर बेच रहा है 85 लाख और 20 लाख में, तो सेलर का कैपिटल गेन हो जाएगा 40 लाख और 20 का 10 लाख। तो सेलर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा 45 लाख और यहाँ पे लगेगा 10 लाख। ठीक है, नेक्स्ट, मिस्टर धनपाल wishes to purchase a residential house costing 60 lakh from Cypria. The house is situated in Chennai. He wants to purchase agricultural land in rural area for 65 lakh. Both buyers and sellers are resident in India. रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे टीडीएस नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो इसका इंटू 1% तो आ जाएगा आपका 6,000 रुपये टीडीएस आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 85,000 का टीडीएस आएगा और यहाँ पर 60,000, 1% 60,000 होगा और यहाँ पर 60,000 होगा। दीपक ने ट्रांसफर किया रेसिडेंशियल हाउस 45 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 55 लाख, टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि आप बोलते हैं कि आपकी घर की जो वैल्यू एक्चुअल सेल कंसिडरेशन 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए तब टीडीएस कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। एक्स सोल्ड हाउस टू मिस्टर वाई फॉर 60 लाख, यहाँ पर टीडीएस कटेगा 1% के हिसाब से, तो 60,000 रुपीज। आई होप आई एम क्लियर। यस, ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और अभी तक आप टीडीएस टीसीएस जो वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। और ये जो लेक्चर है वो यहीं पर खत्म होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पर आप लोग को एक ब्रेक लेना चाहिए और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में डूइंग द बैलेंस ऑफ द क्वेश्चन। बैलेंस ऑफ द क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे, प्लस नेक्स्ट क्लास में हमारा मोस्ट प्रोबेबली अगर एडवांस टैक्स और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 एबीसी जो है वो करने का प्लान है। ओके, थैंक यू।